तो हम बैंकिंग हम कर रहे थे। अब इस बैंकिंग के अंदर जैसे हमने कल देखा कि बैंकिंग की एक तो बैंकिंग किस लेवल तक हिमाचल में फैला हुआ है बैंकिंग सर्विसेज, और कितने फिजिकल लेवल पर ब्रांचेस है, कौन से हमारा कन्वीनर बैंक क्या है और लीड बैंक्स क्या है, तो ये हमने कल सारा देखा था। और जो बैंक्स के द्वारा क्या है कि अगर जन धन योजना स्कीम है और उस स्कीम के अंदर आपको कौन कौन सी और भी आप आगे कुछ माइक्रो इंश्योरेंस स्कीम्स ले सकते हो, है ना, हेल्थ वाली स्कीम है। और उसी तरह से क्या है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर कुछ स्कीम्स भी है हिमाचल के अंदर जो कि बैंकों के साथ जुड़ी हुई है वो, क्योंकि वो स्कीम इम्प्लीमेंट तब होगी, देखो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से इम्प्लीमेंट कर ली और वो लोगों तक तब पहुंचेगी जब बीच में बैंक उनके लिए मनी को ट्रांसफ़र करेगा या उनको लोन प्रोवाइड करेगा। अब इसमें ये स्कीम्स है जो कि ज़्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट की हो सकती है या तो स्टेट गवर्नमेंट की हो सकती है। अब जो स्कीम्स है, इन स्कीम्स का बेनिफिट मिलना है पीपल, लोगों को बेनिफिट मिलेगा स्कीम्स का। अब इन स्कीम को जब लोगों तक पहुंचाना है तो बीच में क्या रहेगा, लोन, जो कि एक सब्सिडाइज लोन होगा, सस्ता लोन हो सकता है या कुछ और भी बेनिफिट हो सकता है जो बैंक से मिल सकता है। तो इस फाइनेंशियल इंक्लूजन में क्या है, बहुत सारी स्कीम्स ऐसी है जो 2-3 स्कीम्स में डिस्कस करी हुई है कि जिनका बैंक्स का होना बीच में ज़रूरी है। तो इन स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए देखो एक तरफ से तो स्कीम इम्प्लीमेंट हो रही है और दूसरी तरफ से वही चीज़ क्या बना रही है, फाइनेंशियल इंक्लूजन बना रही है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब यहाँ पे कि लोगों तक जो गवर्नमेंट द्वारा जो सर्विस दी जा रही है उन सर्विसेज को अवेल करने के लिए जो उनको फाइनेंस की जो सपोर्ट दी जाएगी वो बैंक के द्वारा दी जाएगी। तो इसमें जैसे सबसे पहले है प्रधानमंत्री, पहली स्कीम है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। नेशनल, अब 2 तरह के मिशन है ये, एक नेशनल रूरल है और एक है अर्बन के लिए है। अब देखिए अब यहाँ क्या है, एक कंसेप्ट है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, अब जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, शायद मैंने पहले बताया आपको, इसी तरह से जैसे एनजीओज भी होता है और इसी तरह से प्रेशर ग्रुप्स भी होते हैं। वैसे हम इनको इकट्ठा करके बोल सकते हैं कि सिविल सोसाइटी कई टाइप है। देखो लीड बैंक का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो एसबीआई बैंक है, वो 3-4 स्टेट का लीड बैंक है, या पीएनबी किसी एरिया का लीड बैंक है। तो वो जो लीड बैंक होगा वो क्या करेगा, अपने लेवल पर जो सर्विसेज है वो बेस्ट तरीके से देने की कोशिश करेगा। अब बेस्ट तब दी जाएगी जब बेस्ट सर्विसेज, देखो अब तब दी जाएगी तो जब ये लीड बैंक अपने लेवल पे काम करेंगे। अब ये लीड बैंक क्या करेगा कि जो बाकी बैंक्स है उनके साथ कोऑर्डिनेट करेगा, उनके साथ कोलैबोरेट करेगा। तो उस तरह से उन जो सर्विस देने का जो काम होगा वो सारे इकट्ठे करेंगे। तो ऐसा समझ लीजिए उस एरिया का, उन 3-4 डिस्ट्रिक्ट का एक लीडर बैंक बना दिया। और जो लीडर बैंक है, देखो लीडर का मतलब क्या होता है, हमेशा लीडर 2 काम करता है। एक तो लीडर सबसे पहले खुद आगे फ्रंट पे आता है ना, और खुद फ्रंट पे आने के साथ साथ क्या करेगा, जो बाकी के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, मेनली जो बैंक्स है, उनको गाइड करेगा कि क्या क्या हमें करना चाहिए, है ना। तो इस तरह से ये अपने लेवल पे कुछ इस तरह की पॉलिसी बनाएगा बाकी बैंक्स के साथ, ताकि लोगों तक जो बैंकिंग की जो फैसिलिटीज़ है वो आसानी से पहुंचे। तो यहाँ पे लीडर का काम समझ ली, तो एक बैंक को हमने लीडर बना दिया गया है। तो अब उसके बाद अगर नेशनल लेवल पर या स्टेट लेवल पर कोई मीटिंग होगी तो वहाँ पे अपने एरिया को एक लीड बैंक रिप्रेजेंट करेगा कि हमारे एरिया में किस तरह की बैंकिंग सर्विसेज है। तो ये काम होता है लीड बैंक का। तो लीडर बैंक समझ लीजिए अपने आप में। तो अब देखो, तो अब ये प्रेशर ग्रुप क्या होता है, ये तो सिर्फ सरकार के ऊपर प्रेशर डालता है कि गवर्नमेंट को कुछ बोलते हैं कि आप ये करो, ये करें, आपको ये करना चाहिए, और लोगों को अवेयर करते हैं प्रॉब्लम्स के बारे में, और साथ में लोगों की ओपिनियन बनाते हैं, और पॉलिटिकल एजुकेशन प्रोवाइड करता है। और बाद में जो सरकार है इन प्रेशर ग्रुप के द्वारा क्या करेगी, काम करेगी इनके लिए। और उस तरह से जो एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, अब ये क्या करती है, ये जो एनजीओ है ये लोगों के भले के लिए काम करती है। कि जैसे किसी ने एनवायरनमेंट को क्लियर कर दिया, रिवर को साफ़ कर दिया, गरीब बच्चों को खाना खिला दिया, है ना, और जो ओल्ड एज स्कीम, ओल्ड एज होते हैं जो, उनके लिए कुछ कर लिया। तो ये इस तरह से काम करता है।
तो इसका काम है गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना, एक तरफ से गवर्नमेंट को सच्चाई बताना कि सोसाइटी में क्या चल रहा है, लोगों की प्रॉब्लम गवर्नमेंट तक पहुंचाना, गवर्नमेंट के लोगों तक पहुंचाना, और एक लॉबी तैयार करना ताकि गवर्नमेंट उसके ऊपर काम करे, है ना। और इसमें कि कुछ इस तरह के काम करना जो लोगों के लिए बेनिफिशियल हो। तो आज का जो दौर है वो दौर किसका है, गवर्नमेंट और जो लोग हैं उन लोगों के बीच में जो एक ब्रिज का काम किया जाता है वो है सिविल सोसाइटीज़, वो है सिविल सोसाइटीज़। अब सरकार भी खुद भी चाहती है कि अब देखो, अब जैसे लोग होते हैं ना, हम लोग हैं, अब हम क्या चाहते हैं, सारे काम हमारे लिए सरकार करे। अगर छोटे बच्चे हैं, गरीब बच्चे, उनकी देख सरकार करे। और मान लो हिमाचल की रिवर्स ख़राब हो रही है, उनके लिए भी गवर्नमेंट काम करे। और गांव की जो औरतें उनके पास काम नहीं, उसके लिए भी सरकार काम करे। तो ऐसी चीज़ों में क्या होता है कि अब सारी चीज़ें अगर गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करेगा, हम गवर्नमेंट उतना कर नहीं पाती। तो इसलिए क्या है कि अब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप और NGOs है, ये कुछ काम करते हैं लोगों के लिए, क्योंकि लोगों द्वारा ही बनाया जाता है। अब गवर्नमेंट को पता है कि सारी सर्विसेज हम नहीं दे पाते, सारा हमसे नहीं हो पाता, तो गवर्नमेंट क्या करती है, खुद इनको सपोर्ट करती है। गवर्नमेंट इनको खुद सपोर्ट करती है, खासकर सेल्फ हेल्प ग्रुप और NGOs को। अब गवर्नमेंट क्या बोलती है कि अब देखो, अब अनएम्प्लॉयमेंट है, अब अनएम्प्लॉयमेंट के लिए अगर सरकार जॉब देगी तो वो पॉसिबल नहीं है। अब गवर्नमेंट क्या बोलती है कि आप एक काम करो, गांव के जो लोग हैं, चाहे औरत है चाहे मर्द है, वो इकट्ठे हो जाओ और इकट्ठे होकर क्या कर दो, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना दो। तो अब वो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होगा, कुछ भी काम कर सकता है। जैसे आजकल देखोगे आप गांव में औरतों को बोला गया कि आप सब्जियां पैदा कर दो या कुछ गाय पाल लो, है ना, और या तो कुछ हैंडीक्राफ्ट से काम कर लो। तो 5-5, 6-6 औरत का क्या होगा, या 10 का एक ग्रुप बनाया जाएगा। उस ग्रुप के नाम से क्या होगा, बाद में उस सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से बाद में जाके उनका अकाउंट में, बैंक में एक अकाउंट खुल जाएगा। अब वो जो बैंक है, अब यहाँ पे आगे हमने कल पढ़ा था कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, तो उस बैंक को एक ज़रूरी हो जाता है कि किसी इन सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन दे। अब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या हो गया, पहले 5 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, अब उनके बाद उनको एक लोन मिल जाएगा, और उस लोन से क्या कर दिया उन्होंने, क्या कर दिया, अपने लिए कुछ काम ढूंढ लिया। मान लो उन्होंने एक काम कर दिया कि चलो हिमाचल में टोपी बनानी स्टार्ट कर दी। अब टोपी बननी स्टार्ट होगी और फिर उनको मार्केट तक ले जाएंगे। अब क्या होगा, अब उनको पैसा बैंक से आया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट उनसे वहाँ से आई, उसके बाद उनकी जो टोपियाँ भी की उससे उनका पैसा ज़्यादा उनके पास आया, और वो बाद में क्या कर दिया, उस पैसे को या तो आपस में बांट लेंगे वो, और या तो उस पैसे को क्या करेंगे, आपस में ही किसी को दे देंगे लोन के तौर पर कि अब आप इसमें से ही लोन ले लो। अब लोन जिसको दिया, एक मेंबर को दिया या थोड़ा दूसरे मेंबर को दे दिया, सारे एम्पावर हो गए, अब वो अपना और कुछ बिजनेस करने लग गए। तो ऐसे से क्या हो गया, उनकी एम्पावरमेंट होने लगी। तो इसमें सबसे पहले उन्होंने अपने लिए पैसा इकट्ठा किया, फिर उन्होंने अपने लिए एम्प्लॉयमेंट इकट्ठी की, उसके बाद उन्होंने अपने लिए एक लोन का प्रबंध भी तैयार कर दिया आपस में। तो अब इससे बढ़िया चीज़ क्या हो सकती है, तो अब गवर्नमेंट के ऊपर अपने आप ही बर्डन कम हो गया, और एक टाइम ऐसा आएगा अब यही लोग पैसा इकट्ठा करके बैंक में जाके जमा करेंगे, और बैंक अब इनके पैसे को आगे यूज़ करेगा। तो जो ये आइडिया है सेल्फ हेल्प ग्रुप का, ये हमेशा बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं बताया जाता जैसे NGO में तो ये कि आप नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए काम करो, और सरकार बहुत पैसा देती है NGOs के लिए। आजकल तो कई लोग ऐसे NGO खोल देते हैं कि कई बार इसका बड़ा मिसयूज़ भी होता है कि पैसा आता है उसको कहीं और यूज़ कर लेते हैं, जहाँ के लिए आता है वहाँ यूज़ नहीं करते। तो अब इस NGO में भी थोड़ी धांधली हो जाती है। पर सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या होता है, लोग अपने लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, अपने लिए पैसा जनरेट कर रहे हैं, इवन अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, आगे सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, अल्टीमेटली कंट्री के लिए भी कर रहे हैं, स्टेट के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए सरकार क्या करती है, आज की डेट से सेल्फ हेल्प ग्रुप को ज़्यादा प्रमोट करती है, और जितने सेल्फ हेल्प ग्रुप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे उतना क्या होगा कि सरकार के ऊपर बर्डन कम बढ़ता जाएगा और सर्विसेज लोगों तक पहुंचती रहेगी। ठीक है जी बात। तो अब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप तभी कामयाब है जब इनको क्या है, बैंक के द्वारा इनको इजीली लोन मिलेगा। अब अदरवाइज सेल्फ हेल्प ग्रुप क्यों काम करेगा जब उनके पास लोन ही नहीं होगा, है ना। ज़्यादातर देखना सेल्फ हेल्प ग्रुप इसी बहाने से काम करते हैं कि चलो ठीक है इतना पैसा मिलेगा। अब जो लोन मिलेगा वो भी सब्सिडाइज मिलेगा, इंटरेस्ट रेट कम होगा, बड़े सारे बेनिफिट मिल जाएगा उनको इस तरह से,
ठीक है जी। तो इसलिए क्या है कि आज की डेट से गवर्नमेंट और लोगों के बीच में जो ये काम करता है असल में वो है सिविल सोसाइटीज़। चाहे किसी भी एंगल पे देख लो आप, चाहे प्रेशर ग्रुप भी काम कर रहा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप काम कर रहा है, एनजीओज काम कर रहा है ना, बहुत सारे एनजीओज काम कर रहे हैं। तो अब सरकार नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर इनको ज़्यादा काम करने में लगी हुई है। अब इनको ना आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो आप। जैसे मान लो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, मान लो तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में किसको सबसे पहले जो प्राइमरी जो रिस्पॉन्डर्स होते हैं, जो सबसे पहले रिस्पॉन्ड करते हैं, तो वहाँ के लोकल लोग करते हैं और सेल्फ हेल्प ग्रुप कर सकते हैं, और ज़्यादातर कौन करते हैं? एनजीओज। तो एनजीओज सब जगह पहुँच जाते हैं, तो इसलिए सरकार इनको ज़्यादातर प्रमोट करने की कोशिश करती है। तो ये आपके सिलेबस का पार्ट है, सेल्फ हेल्प ग्रुप भी, एनजीओज भी और प्रेशर ग्रुप्स भी। ठीक है जी। तो अब इन सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम तभी चलेगा जब हमारी जो बैंकिंग सिस्टम है वो हेल्दी होगी। तो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंदर जो मेन फोकस किया गया है दैट इज़ सेल्फ हेल्प ग्रुप। और सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर भी सबसे ज़्यादा फोकस किस पे किया जाता है? विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की। औरतें अपने ग्रुप्स बनाएं। तो और उसी तरह से शहरों के लिए अलग से हो गया, है ना। तो अब देखो आप वुमेन एम्पावरमेंट में इस बात को लिख सकते हैं, और बैंकिंग सेक्टर में भी आप लिख सकते हैं उसको, बैंकिंग की कंट्रीब्यूशन, है ना। और फाइनेंशियल इंक्लूजन में आप इसको लिख सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में लिख सकते हैं आप इसको, सिविल सोसाइटी में आप लिख सकते हैं इसको, है ना। और हमारी कंट्री में गवर्नेंस को और ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए किसका रोल है? तो अगर हमें और ज़्यादा पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस चाहिए और लोगों तक वो इजीली पेनिट्रेट करें, वो किसके बेस पर हो सकती है? इनके बेस के ऊपर हो सकती है। ठीक है ना। तो देखो इस तरह से एक इन्फॉर्मेशन को बहुत सारी जगह यूज़ कर सकते हो। क्लियर है जी बात। तो यहाँ पे मेरा कहने का मकसद ये था कि ये बैंक के द्वारा चलता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट लॉन्च्ड फ्लैगशिप प्रोग्राम फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर प्रमोटिंग पॉवर्टी रिडक्शन। अब देखो अगर गरीबी कम करनी है, पॉवर्टी भी आपके सिलेबस में, तो उसके लिए भी क्या करो? अगर गरीबी कम करनी है तो लोगों के सेल्फ हेल्प ग्रुप को और प्रमोट करो, और सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए क्या कर दो? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन को और ज़्यादा इफेक्टिवली इसको इम्प्लीमेंट कर लो थ्रू द बिल्डिंग द स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस टू द पुअर, पर्टिकुलरली फॉर वुमेन, and enabling these institutions to access a range of financial services and livelihood services। तो financial services तक उनका पहुंचना ज़रूरी है। The scheme implemented in the state through HP Rural Livelihood Mission। तो इस तरह से काम करती है। अब देखो नेक्स्ट स्कीम क्या थी? नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। तो इसका भी सेम काम है। और अब थर्ड स्कीम है, तो अर्बन के लिए एक, रूरल के लिए एक, और मेन फोकस किस पे किया गया? इस पे सेल्फ हेल्प ग्रुप के ऊपर। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। अब प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, अब एक तरीका और है सरकार का कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप से कर दी। और देखो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में अब क्वेश्चन आता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में सरकार क्या कर रही है? तो सेल्फ हेल्प ग्रुप लिख लिया आपने, और आप लिखोगे रिसेंटली गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड दिस स्कीम। अब एम्प्लॉयमेंट सेल्फ हेल्प ग्रुप का ना दे के इस तरह से दे दी कि आप एक काम करो, अपने लिए कोई बिजनेस स्टार्ट कर लो, और उस बिज़नेस के लिए आपको लोन चाहिए। हर एक इंसान को बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए कुछ ना कुछ इनिशियल अमाउंट चाहिए। अब वो अमाउंट सबके पास तो नहीं होता। अब जो बैंक्स देते हैं उनका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है, और ऊपर से वो सिक्योरिटी मांगते हैं कि आप किस बेस पर दोगे, देगा ही नहीं कोई बैंक लोन। तो यहाँ पे क्या है कि एक क्रेडिट लिंक सब्सिडी प्रोग्राम होगा, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रोग्राम। आपको लोन मिलेगा और उस सब्सिडी पे मिलेगा, और ईजीली क्या करोगे आप? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज लेवल पे जो ये मिनिस्ट्री है वो स्टार्ट करेगी। तो छोटा बड़ा बिजनेस कोई कर सकता है। और हिमाचल जैसे खाद्य एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन इज़ द नोडल एजेंसी, तो हिमाचल में खाद्य एंड विलेज इंडस्ट्री वाला इसको आगे चलाता है। तो ये भी इनके द्वारा चलता है। उसके बाद है डेयरी इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम। तो जो डेयरी प्रोडक्ट्स बनते हैं उसके लिए सरकार इस तरह से काम करती है। और ये जो देखो डेयरी वाला जो भी होगा गाँव के साथ और एग्रीकल्चर के साथ जुड़ा हुआ, अगर डेयरी वाला होगा तो कौन इसके लिए इसको रन करेगा? वो होगा नाबार्ड। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आता है, जैसे कि एक बार दूध गंगा योजना है हिमाचल में एक, तो ये क्वेश्चन आया था, एक साल आया दूध गंगा योजना कब लॉन्च हुई? तो आंसर था 2009। एक साल क्वेश्चन आया दूध गंगा योजना हिमाचल में कौन रन करता है? तो आंसर था उसका क्या? नाबार्ड। तो ऐसे ही यहाँ पे डेयरी इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम, इसको भी कौन चलाता है? नाबार्ड। और एक चीज़ और है यहाँ पे, किसान क्रेडिट कार्ड। तो जो किसान क्रेडिट कार्ड है, तो अब किसान जिसके पास किसान क्रेडिट कार्ड होगा वो जाके छोटा मोटा लोन ले सकता है, तो वहाँ भी बैंक का रोल आ गया, है ना। और उसके बाद नेक्स्ट है
रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो RSETI आर इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैव डेडिकेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर एट डिस्ट्रिक्ट लेवल टू इम्प्लीमेंट ट्रेनिंग एंड स्किल प्रोग्राम ऑफ रूरल यूथ गियर टूवर्ड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो अब जो रूरल एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाना है इस इंस्टीट्यूट के द्वारा, ये जो इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं, तो यहाँ पे भी बैंकिंग का रोल रखा हुआ है। तो लीड बैंक जो है यहाँ पे यूको बैंक, PNB एंड SSBI सेटअप RSETI। तो अब ये भी क्वेश्चन बनता है प्रीलिम के लिए, जो RSETI जो सेटअप हो रखी है यहाँ पे 10 है, सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, लाहौल स्पीति और किन्नौर में नहीं है, इनके लिए अलग से होगा ट्राइबल एरिया के अंदर, और बाकी 10 डिस्ट्रिक्ट है, इन सब के अंदर ये एक एक बना रखे हैं। और इसको बनाने वाले, इनको सेटअप करने वाले भी कौन है? बैंक्स है, लीड बैंक है। तो 3 लीड बैंक ने ये काम किया। तो ये क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। एक तो ये रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स कहाँ पे है या कहाँ पे नहीं है, और कौन इनको रन करता है। तो यहाँ पे कौन आएंगे? जो ये लीड बैंक्स हैं, तो ये चलाते हैं इनको। क्लियर है जी बात? तो अब देखो, अब हमने क्या किया है कि अगर आपको देखो क्वेश्चन नंबर ये बनता है फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है, एंड हिमाचल में कैसे वर्क कर रहा है, कैसे वर्क कर रहा है, और क्या क्या स्टेप्स लिए जा चुके हैं इसके लिए। और या तो क्वेश्चन आएगा राइट अ शॉर्ट नोट इन फाइनेंशियल इंक्लूजन इन हिमाचल। तो अब देखो इसको कैसे करोगे आप अलग अलग। सबसे पहले फाइनेंशियल इंक्लूजन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन टाइप दे दोगे आप, थोड़ा सा डेफिनेशन तो नहीं बोलेगा मैं इसको, इंट्रोडक्शन दोगे। फिर थोड़ी बात करोगे आप फिजिकल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर क्या है, तो जो भी हमने देखा था लीड बैंक, ये बैंक, वो बैंक। उसके बाद है जो बैंकिंग सिस्टम है उसके अंदर कौन कौन सी स्कीमें चलाई हुई है। तो एक आ गया कौन सा, माइक्रो फाइनेंस वाला, माइक्रो इंश्योरेंस वाला। उसके बाद आ गई कुछ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो किसके द्वारा चलती है, बैंक्स के द्वारा। अगर ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन होगा ना तो भी पूरा है, 8 नंबर का तो है ही और 4 नंबर का भी हो जाएगा। तो ये सारा इसके अंदर आएगा। क्लियर है जी बात? अब रही बात दूसरी, अब जो हिमाचल प्रदेश है 95% जो पॉपुलेशन है वो है गांव में, और RBI के अकॉर्डिंगली बहुत ही कम एरिया जो अर्बन में आएगा, बाकी रूरल एंड सेमी रूरल वाला एरिया है। तो इसके लिए ज़्यादातर क्या होगा, कौन काम करेगा, नबार्ड। तो अगला टॉपिक है आपका नबार्ड। नबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब देखो 2 बात पे फोकस है इसका, एग्रीकल्चर के ऊपर, रूरल के ऊपर। अब रूरल में क्या हो सकता है, छोटे मोटे बहुत सारे स्कीम्स, जैसे रोड हो गया, वाटर हो गया, वाटर शेड हो गया है ना, ऐसी बड़ी सारी स्कीम होती है। और ये नबार्ड करता क्या, किस लेवल पे काम है, ये करता है रीफाइनेंस, ज़्यादातर रीफाइनेंस इन प्रोग्राम्स के लिए। अब रीफाइनेंस में क्या होगा, पहले तो फाइनेंस आएगा, जैसे मान लो प्रधानमंत्री सड़क योजना, पहला फंड आया, सेंटर में ऐसे पैसा दिया, और उसके बाद आगे उसके लिए जो रीफाइनेंसिंग होनी है, छोटे छोटे फंड्स और देने हैं, वो कौन देगा, नबार्ड। तो अब देखो पहले तो ये समझे नबार्ड बैंकिंग के हिसाब से क्या है। तो जो नबार्ड है सबसे पहले तो क्या है, 1981 का एक कोई एक्ट था बैंकिंग को लेकर, तो उस एक्ट के अंदर 1982 में नबार्ड बनता है, 1982 में नबार्ड बनता है।
तो ये कौन सी बॉडी होगी अपने नाम में, स्टैट्यूटरी बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी। तो नबार्ड अपने आप क्या एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब ये काम किस पे करेगा, 3 लेवल पे काम करेगा। ये जो बॉडी होगी ये 3 लेवल पे काम करेगी, नेशनल लेवल पे 3 लेवल पे काम करेगी, फाइनेंशियल, डेवलपमेंट एंड सुपरविजन। ये लिख लो, फाइनेंशियल, डेवलपमेंट एंड सुपरविजन। ये 3, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोन ही देती है। तो फाइनेंशियल का तो इसका एक काम हो गया। फिर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती है ये, जैसे कि मैंने बताया आप रोड, ये रीफाइनेंसिंग वगैरह ये सब। तो ये इसका मेन है। अगर हम देखेंगे हिमाचल के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है, इसका जो डेवलपमेंट वाला जो काम करता है ये ज़्यादा ज़रूरी है इसके लिए। और उसके बाद क्या करेगा, सुपरविजन, सुपरवाइजरी भी काम करता है। अब बहुत सारे प्रोग्राम जैसे भी जो चल रहे होते हैं ना, उन प्रोग्राम को सुपरवाइजरी करता है कि सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। और कई प्रोग्राम में क्या करेगा, थर्ड पार्टी के रूप में काम करेगा। थर्ड पार्टी मतलब अब जैसे सरकार ने कोई स्कीम लेके आई, सरकार मान लो वाटरशेड प्रोग्राम लेके आई। अब वाटरशेड प्रोग्राम का जो काम था वो दे दिया मान लो पंचायत को, एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं लेना इसको। वाटरशेड प्रोग्राम सरकार का था और काम करवाया पंचायत से। अब इसकी स्टडी करनी है, इसकी वैल्यूएशन करनी है कि सही हुआ या नहीं हुआ है। तो वो थर्ड पार्टी के रूप में भी कौन काम करेगा, आरबीआई। तो इस तरह से इसका रेगुलेशन सुपरविजन का काम भी है। और इसमें जैसे आरआरबी है, अब जो आरआरबी है जैसे मैंने कल बताया था आपको, आरआरबी के अंदर क्या है, शेयर तो उसका सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और स्पॉन्सर्ड बैंक। और हिमाचल में सारे बैंक जो आरआरबी स्पॉन्सर्ड है वो पीएनबी द्वारा है। बट अगर उनको अब रेगुलेट करना है, वो सारा काम कौन करता है, नबार्ड। तो नबार्ड अपने आप में एक बैंक ही नहीं है अकेला ना, एक इंस्टीट्यूशन है, एक बॉडी है, वो स्टैट्यूटरी बॉडी है अपने आप में। और तीनों लेवल पे काम करता है, फाइनेंस के लेवल पे काम कर रहा है और डेवलपमेंट के लिए भी काम करता है। जैसे एक डेवलपमेंट एजेंसी काम करती है, जैसे नेशनल रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, कुछ ऐसा काम। और उसके साथ साथ सुपरविजन का भी काम करती है और रेगुलेटरी का काम भी करती है। क्लियर है जी बात। तो ये आपको बेसिक बात बता रहा हूँ मैं आपको इसकी क्या है। अब एग्रीकल्चर के लिए तो लोन भी देगी, एग्रीकल्चर के लिए वाटरशेड का प्रोग्राम चलाएगी, कुछ और बनाएगी। और साथ साथ में क्या करती है, ये जो गांव के जो लोग हैं अगर उनको स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री भी बनानी होगी विलेज में, उसके लिए भी काम करता है। तो अगर कॉटेज इंडस्ट्री बनानी होगी, घरों में जो लगते हैं छोटे छोटे प्लांट, उनके लिए भी एक काम करेगा। तो इस तरह से ये एक हॉलिस्टिक, एक डेवलपमेंट वाला एक संस्था है ये, जो बहुत सारे मतलब होता है ना कि मल्टी फ्रंट पे ये काम करती है इस तरह से। तो नबार्ड का क्या हिमाचल के अंदर बहुत बड़ा रोल रहता है। क्लियर है जी बात। और वो इसलिए भी है क्योंकि ज़्यादातर हिमाचल के अपने आप में जो पॉपुलेशन है यहाँ की वो ज़्यादातर ग्रामीण है। तो अब देखिए, तो अब जो तो इसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम है। चाहे अब अगर हमारा क्वेश्चन ये भी आ गया कि जो नबार्ड है हिमाचल में क्या करता है ना, या नबार्ड की क्या भूमिका रहती है, एक तो क्वेश्चन इस पे आ जाएगा। अब इस नबार्ड का जो भी नबार्ड चला रहा है हिमाचल में प्रोग्राम, वो अलग अलग है। और देखो, एक हो सकता है इंफ्रा के लिए, एक हो सकता है ट्राइबल के लिए, एक हो सकता है एग्रीकल्चर के लिए। तो ऐसे से प्रोग्राम है। अब ट्राइबल वाला थोड़ा सा यहाँ मिल जाएगा आपको। अब जो ट्राइबल वाले जो चीज़ें पढ़ रहे हैं हम, जैसे अब ट्राइबल वाला सिंगल लैंड एडमिनिस्ट्रेशन कहीं और पढ़ेंगे, और जो ट्राइबल डेवलपमेंट फंड कहीं और पढ़ेंगे, नबार्ड वाले काम कहीं और पढ़ेंगे, और ट्राइबल जो स्टूडेंट्स है या कुछ और स्कीम है वो स्कीम वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जब ऐसा इकट्ठे करोगे ना आप, तो ट्राइबल के लिए आपका आंसर तैयार हो जाएगा, है ना। अब जैसे क्वेश्चन, जैसे अभी फिलहाल, जैसे मैं आपको एग्जांपल तो अभी जो टेस्ट सीरीज चल रही है जैसे, उसमें मैंने क्वेश्चन डाला था कि व्हाट स्टेप्स हैज़ बीन टेकन बाय हिमाचल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन। तो यहाँ पे स्पेशली फोकस किस पे किया गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर। तो अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर है तो शायद यहाँ पे जो नबार्ड में जो जब इसमें सर्वे में बात की गई है, वहाँ से आपको 1-2 पॉइंट मिल जाएगा वहाँ से।
है ना। तो ये चीज़ें क्या है कि इधर उधर से आपको इकट्ठी करनी है। तो ये एक आपने यहाँ से ले ली, उधर से हमने पढ़ा था एक दिन पहले क्या, जो ट्राइबल सब प्लान, अब भले उस प्लान का नाम आजकल कुछ और रख दिया है, तो जो ट्राइबल सब प्लान है वो भी इकोनॉमी वाला पार्ट होगा, है ना। तो ऐसे अलग अलग जगह से अलग अलग इन्फॉर्मेशन लेके, तो एक एक दो पॉइंट लेके आपका आंसर तैयार होता है। तो ये मैं देखो आपको बार बार ही बताता रहता हूँ ये कि आंसर राइटिंग के लिए ऐसा एक जगह नहीं मिलता। जैसे आपने कॉलेज वगैरह में पढ़ा होगा कि आपने ये चैप्टर पढ़ा, इसमें से आपका आंसर तैयार हो जाएगा, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको एकदम से अपने जो दिमाग की जो आपकी शक्ति है उसको इतना तेज़ बनाना पड़ेगा कि आपको एकदम से पहला पॉइंट लिखते लिखते ही आपको दूसरा पॉइंट याद आ जाए। अगर आप मान लो ट्राइबल, जैसे मैंने अभी बताया आपको यहाँ पे कि क्वेश्चन ये है कि इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर है ट्राइबल के लिखा हुआ, तो अगर आप पहला पॉइंट ये लिख रहे हो कि ट्राइबल के लिए ट्राइफेड बना है, और उसको लिखते लिखते ही आपको सीधा आना चाहिए ट्राइबल सब प्लान, और लिखते लिखते सीधा आना चाहिए उस ट्राइबल सब प्लान के अंदर जो पैसा आता है वो कैसे रेगुलेट होता है वहाँ पे, तो उसके लिए लिखोगे आप सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। और उसके बाद आप देखोगे कि अच्छा ट्राइबल लोगों के पास तो बहुत सारी वो होती है, जड़ी बूटियाँ होती है, वो पैदा करते हैं, वो करते हैं, तो आपको इसके लिए सीधा आना चाहिए। इसके लिए और एक मंडी वाला स्कीम है वो है। उसके बाद देखोगे अच्छा ट्राइबल एरिया लाहौल स्पीति वाले एरिया में भी है, ये भी है, तो आप एक पॉइंट एकदम से आपको याद आएगा, यस इस साल रोहतांग टनल बनी थी, वो भी इसके लिए काम करेगा। तो इतनी ज़्यादा स्पीड होनी चाहिए आपकी, जो आइडिया भी तो नहीं बोलेगी उसको, जो पॉइंट्स आने की, है ना, पॉइंट्स आने की इतनी ज़्यादा स्पीड होगी। तो उसके लिए क्या होगा, अगर आपकी अलग अलग दिशा में पढ़ा होगा आपने, अब देखो अब किसी के दिमाग में तो आ जाएगा रोहतांग टनल, है ना, किसी के दिमाग में नहीं आएगा, है ना। तो ऐसे कर करके और किसी के दिमाग में ट्राइबल सब प्लान आएगा कि अगर किसी ने सुना होगा इस बार अच्छा ट्राइबल सब प्लान के इस बार नाम चेंज हुआ है, तो शायद उस तरह उस बहाने से याद रह लेगा। तो ऐसे कर करके आपको 4 नंबर क्वेश्चन में आपको 4-5 पॉइंट मिल गया, तो आंसर तैयार हो गया ये। अगर आप ऐसा समझोगे कि हर एक क्वेश्चन का आपको एक तरीके से आपको एक जगह मिलेगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ये आपको आदत डाल देनी चाहिए अभी से। तो ये देखो जी, तो ये नाबार्ड इस तरह से इंफ्रा की बात है, किसकी बात है कि अभी और भी 2-4 चीज़ें और आगे होगी। तो इंटीग्रेटेड जो रूरल डेवलपमेंट वाला जो प्रोग्राम है, तो वो सारा नाबार्ड के अंदर आएगा। तो डेवलपमेंट इन रूरल इंफ्रा, तो रूरल इंफ्रा में कहाँ काम करेगा, माइक्रो क्रेडिट, रूरल नॉन फार्म सेक्टर, माइनर इरिगेशन एंड अदर एग्रीकल्चर सेक्टर्स, स्ट्रेंथनिंग रूरल क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम इन द स्टेट। अब क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम उसको भी बनाता है ना, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी देता है। तो यहाँ पे देखो ना, कीवर्ड आपको क्या होने चाहिए, माइक्रो क्रेडिट अपने आप कीवर्ड है, एक रूरल नॉन फार्म सेक्टर भी कीवर्ड है, और रूरल क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम है, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम हो गई, है ना। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं। अब यहाँ पे क्या है, इंफ्रा के लिए क्या है, RIDF रूरल इंफ्रा डेवलपमेंट फंड। अब 96 में स्टार्ट हुआ था, और कंसेशन लोन आर गिवन बाय नाबार्ड। अब कंसेशनल लोन्स, जिसमें थोड़ी बहुत कंसेशन दी जा सकती है, इंटरेस्ट पेमेंट में कंसेशन दी जाएगी, टाइम में कंसेशन दी जाएगी कि आपको लंबे टाइम तक के लिए लोन मिल जाएगा, और देता किसको, ये स्टेट गवर्नमेंट को। अब देखना एक बात और भी याद रखना, अब नाबार्ड सेंट्रल बैंक का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो अब जो यहाँ पे इस नाबार्ड के साथ जो काम करने वाली जो सबसे बड़ी एजेंसी है वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है। तो स्टेट गवर्नमेंट नाबार्ड से लोन भी लेती है खुद के लिए, किसी प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट को तो पैसा चाहिए, तो उसको नाबार्ड से लोन मिल जाता है कई बार, है ना। तो स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट ओन्ड कॉर्पोरेशंस फॉर कंप्लीशन और ऑफ ऑन गोइंग प्रोजेक्ट एंड ऑल्सो न्यू प्रोजेक्ट्स। तो कोई प्रोजेक्ट अभी चल रहा है, कोई नया स्टार्ट करना है, तो उस सब के लिए पैसा ले लेती है ये। और जैसे मैंने अब आपको एग्जांपल बताया कि ग्रामीण सड़क योजना सब सेंटर का प्रोग्राम है, बट उसको कंप्लीट करने के लिए बाद में जो रिफंडिंग कहाँ से आती है, नाबार्ड से। तो 1995 और 96 से ये काम कर रहा है। तो इसके क्या है, 37 एलिजिबल एक्टिविटीज़ है इसकी, जिसमें सोशल एंड रूरल कनेक्टिविटी आती है। अब देखो, अब ये RIDEF किस में काम करती है, डाइवर्सिफाइड सेक्टर में। तो डाइवर्सिफाइड ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर एरिया में काम कर रही है, इरिगेशन, रोड, ब्रिज, फ्लड प्रोटेक्शन, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, ये सब के लिए काम करती है ये। और आज की डेट से क्या है कि हिमाचल में फिर से एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर उसकी ज़्यादा अहमियत है। तो पॉली हाउस एंड माइक्रो इरिगेशन इसके लिए भी काम करती है, पॉली हाउस एंड माइक्रो इरिगेशन। तो अब याद रखना, कई बार क्या होता है मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, RIDF है क्या चीज़ है। तो आप क्या लिखोगे, जो RIDF है, अगर याद है तो लिख लो 95-96 से। और इसको कौन रन करता है, नाबार्ड करता है, और सरकार को या कॉर्पोरेशन को जो हेल्प करता है
जो प्रोजेक्ट चल रहा है या न्यू प्रोजेक्ट है, और कुछ इसमें एरियाज़ क्लासी आइडेंटिफाई कर रखे हैं, और डाइवर्सिफाई सेक्टर है, अलग अलग सेक्टर होता है। और जो आजकल जो थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रही है वो जो पॉली हाउस है उस पर कर रही है और माइक्रो इरिगेशन पे कर रही है। अब है जी वाटरशेड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। अब हिमाचल में क्या है, वाटरशेड वेयर हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर। अब वेयर हाउस क्या होती है कि जैसे होता है CA जो स्टोर होता है, जिसको बोलते हैं हम कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर होता है, जिसमें जैसे कोल्ड स्टोर बोलते हैं हम। तो जो कोल्ड स्टोर है उनकी बड़ी ज़्यादा ज़रूरत रहती है, क्योंकि हिमाचल में क्या है, फ्रूट्स होता है ना, वेजिटेबल्स होता है। तो उसके लिए अब देखो इसमें ये 2-3 नाम है जो लिखे हुए इस साल। एक स्टोर है चुराह चंबा में 500 मीट्रिक टन कैपेसिटी का। एक तो ये नया बना है, तो ये नया वाला है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। तो ऐसा पूछ लेते हैं कि अभी रिसेंटली कहाँ पे कोई इस तरह का स्टोर बना है, तो ऐसे क्वेश्चन प्री में आ जाते हैं। और जो ऑलरेडी चल रहा है स्टोर, तो एक CA स्टोर रोडू में है, OD एंड पतलीकूल ये कुल्लू में है, यहाँ पे है। तो इस टाइम ये जो CA स्टोर है ये वेयर हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड RBI नबार्ड द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो इस साल के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है जो ये चुराह वाला है जो अभी नया बना है, तो ये भी काम करेंगे। देखो सारे काम है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, सब इंफ्रा तैयार कर रहे हैं, है ना, विलेज लेवल पे। क्योंकि इनके लिए अब इस हिसाब से जो हम बता रहे हैं ना कि जैसे रोडू हो गया, उद्दी हो गया, ये सारे एक हिसाब से अभी ग्रामीण क्षेत्र ही आता है। अब उसके बाद है फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स। धीरे धीरे क्या हो रहा है कि अब जो फूड प्रोसेसिंग वाले जो काम है वो भी हिमाचल में काफ़ी आता है, क्योंकि अब इसमें क्या है कि आपके जो सिलेबस में ना इंडस्ट्री है। तो अब इंडस्ट्री जैसे एक टॉपिक है कि थ्रस्ट व्हाट आर द थ्रस्ट एरिया ऑफ इंडस्ट्रीज इन हिमाचल प्रदेश। अब थ्रस्ट एरिया में उसको बोलते हैं कि जिसको अभी तक उतना ज़्यादा यूज़ में नहीं लाया गया, कि आने वाले टाइम के लिए वो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखता है। कि इंडस्ट्री मतलब कहने वाला है कि स्कोप, हिमाचल एक इंडस्ट्रियल स्टेट तो नहीं है। अब इंडस्ट्री अगर लगानी है तो कौन से एरियाज ऐसे हैं जहाँ जो हमें इंडस्ट्री के लिए सूटेबल है। अब ऐसा तो नहीं बोल सकते कि अभी हम यहाँ पे कि बड़ा सा प्लांट लगा लेंगे। सीमेंट का प्लांट था वो तो लग गया, सीमेंट के प्लांट जितने लगने थे ना, जितनी हमारे पास कैपेसिटी थी। और अब ऐसा तो है नहीं कि आयरन का प्लांट लगा लेंगे, लोहे का लगा लेंगे, एल्युमिनियम का लगा लेंगे, वो तो हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। तो अब क्या बचता है हमारे पास जहाँ पे हम कर सकते हैं काम। तो अब इसके लिए क्या, फूड या फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट्स, इसका बहुत बड़ा स्कोप है। क्यों? क्योंकि हिमाचल किसकी तरफ जा रहा है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ। तो अब क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में क्या होगा कि उसके अंदर जो ये फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स है वो उसके अंदर आते हैं। इसमें क्या होगा, लोगों की कैश क्रॉप वहाँ तक पहुँचेगी और कुछ बनेगा। अब जैसे कहीं पे टमाटर की वो जैम बन रही है, यहाँ पे सॉस बन रही है ना, कहीं पे एप्पल का जूस बन रहा है, कहीं पे वीट की ब्रेड बन रही है। तो ये सारे, इसका एक बहुत बड़ा स्कोप है अभी हिमाचल के पास। अब इसका स्कोप क्यों है? क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन सूटेबल है, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी सरकार दे पाती है फ्री में और सब्सिडाइज रेट पे, एक स्टेबल गवर्नमेंट है, पढ़े लिखी जनता है, पढ़े लिखे जो लोग हैं वो है। तो और ये साथ साथ में एज ऑफ डूइंग बिजनेस देता है ना। इस तरह से हम यहाँ पे ये काम कर सकते हैं। वैसे बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्री लग सकती है यहाँ पे, है ना। ये सारा सिलेबस का पार्ट बता रहा हूँ। बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्री क्या हो गई कि बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर क्या क्या हो सकता है। IT इंडस्ट्री का बहुत बड़ा स्कोप है ना। टूरिज्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा स्कोप है। तो ये सारे स्कोप्स हैं यहाँ पे कि जो बनाया जा सकता है। तो अब जो फूड प्रोसेसिंग है इसका भी बहुत बड़ा स्कोप है। अगर ये थोड़ा विलेज लेवल के ऊपर लग रहा है तो नबार्ड इसके ऊपर काम करता है। तो देखो, अगर आप देखोगे 1-2 साल पहले क्वेश्चन पूछा, अगर आपने खोल रखा होगा, अब इसमें लिखा है फूड पार्क्स ऑल्सो सेटिंग अप इंडिविजुअल एंड फूड एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स। ये क्रेमिका मेगा फूड पार्क, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्रेमिका फूड पार्क कहाँ पे लगा था। तो अभी एक पार्क हिंदुस्तान में हिमाचल बन गया हुआ है, ये क्रेमिका मेगा फूड पार्क, ये है उन्ना में, है ना। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एक बारी प्रीलिम्स में, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें से। तो ये भी एक नबार्ड के द्वारा चल रहा है काम। उसके बाद है रीफाइनेंस सपोर्ट। तो अब ये हो गया सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो सबसे पहले इंफ्रा वाली, तो ये सारी इंफ्रा वाली क्या कैटेगरी में आएगी। उसके बाद बैंक अब क्या करेगा, रीफाइनेंस करेगा। तो रीफाइनेंस किसको करेगा आगे, कभी किसी बैंक को करेगा, कभी सरकार को करेगा।
कभी डायरेक्ट लोगों कॉरपोरेशन को करेगा, ताकि जो भी काम चल रहा है यहाँ पे, या कोई रुके हुए काम है या कोई नया काम स्टार्ट कर रहा है, वो जल्दी जल्दी से चलते रहे। तो अब यहाँ पे स्पेशल कुछ प्रोग्राम चलाया है, और ये पोस्ट कोविड पीरियड के बाद सोचे है। तो जो 4 एरिया है ना यहाँ पे, तो 4 एरिया कौन कौन सा है जिसमें बात हुई है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी। प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी को किस में करना है? एज अ मल्टी सर्विस सेंटर। मतलब जिसको अभी तक एक ही काम दे रखा था प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी का, उसको मल्टी सर्विस सेंटर का नाम दे दिया। हो सकता है थोड़ा टाइम के लिए, ताकि जो कोविड वाला दौर है इसमें इसको निपटा जा सके। उसके बाद है स्पेशल रिफाइनेंस स्कीम इन नाबार्ड वाटरशेड एंड वादी प्रोजेक्ट एरियाज। अब वाटरशेड क्या है? क्योंकि देखो अब क्या है कि क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होती जा रही है, तो हिमाचल में लोगों के पास क्या है, जो वाटरशेड वाला जो प्रोग्राम है कि देखो ना, कंजर्वेशन ऑफ वाटर बोल दो, या वाटर लेवल नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे क्या है कि कैच द वाटर वेयर इट फॉल, कि पानी को आप उधर ही पकड़ लो। अब बर्फ़ का पानी को भी रोक लो, उसको भी रख दो प्रिजर्व करके, और उधर से बारिश का पानी आता है वो भी रख लो, है ना। और जो भी हो सकता है स्कोप, तो उसके लिए क्या है कि पानी को अगर रखेंगे स्टोर में, तो वो हम आगे यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो अब ये जो वाटर को जो प्रिजर्व करना है, अपने आप में ये एक एडेप्टेशन भी है, क्योंकि आने वाले टाइम में क्या है कि जब क्लाइमेटिक कंडीशन ख़राब होती जाएगी, तो हमारे पास होना चाहिए कि पानी कि उस लेवल पे हम वहाँ पे अपनी जो क्रॉप्स वगैरह उनको लिए इरिगेशन प्रोवाइड कर सके। तो अब देखो, कैच द वाटर वेयर इट फॉल, और एडेप्टेशन, और जैसे क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट। तो क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, और उस क्लाइमेट चेंज होने के लिए जो हमारा मिटिगेशन का जो मेथड होगा, जो एडेप्टेशन का जो मेथड होगा, वो भी इसके अंदर आएगा। तो ये छोटे छोटे प्रोग्राम हैं, ये बड़े छोटे होते हैं, बड़े इफेक्टिव होता है, ये लंबा इफेक्ट डालते हैं। तो इसके लिए भी क्या है, अब जो वादी वाला प्रोजेक्ट है, वादी का मतलब क्या है कि छोटी छोटी वो बनाते हैं ना, छोटे छोटे ऑर्चर्ड्स, है ना, छोटे छोटे ऑर्चर्ड लगाना, वो भी है जैसे ट्राइबल एरिया में है। अब ट्राइबल एरिया में क्या है कि देखो, अगर हमने अब ट्राइबल एरिया के हमें पता है कि इस एरिया में लैंड है उस एरिया में, बट वहाँ पानी नहीं है, और ना ही लोग इंटरेस्टेड है वहाँ पे काम करने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, उस एरिया में एक छोटा सा वादी बनाएंगे, एक छोटी सी एक छोटा सा ऑर्चर्ड लगाएंगे, और ऑर्चर्ड लग गया वहाँ पे, किसी किसान को मोटिवेट कर दे कि आप यहाँ ऑर्चर्ड लगाइए जी, किसी भी चीज़ का, या कोई वॉलनट लगा ले, किन्नू लगा ले, एप्पल लगा ले, कोई भी जो भी स्कोप बनता है, और उधर से वहाँ पे वाटरशेड प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया। तो अब अगर एक किसान को वाटरशेड वाला भी सब्सिडाइज रेट में मिल रहा है, वो वादी वाला लगाने वाला प्रोग्राम भी सब्सिडाइज रेट में मिल रहा है, तो सारा उसको सरकार सपोर्ट कर रही है, तो वो लगा लेगा वहाँ पे। अब देखना, बहुत सारे ऐसे कई बारी एग्जाम्पल सेट किए होते हैं लोगों ने कि इस तरह से किसी ने सरकार की सपोर्ट से, किसी ने खुद ही कर दिए होते हैं इस तरह से तैयार। तो ये भी एक काम है यहाँ पे, है ना। उसके बाद है स्पेशल रीफाइनेंस स्कीम फॉर प्रमोटिंग माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। तो हिमाचल के पास जो स्कोप है माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, इनको प्रमोट किया जाना चाहिए हिमाचल के अंदर, खुद के अंदर ही। और लास्ट है स्कीमेटिक रिफाइनेंस फॉर वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन एक्टिविटीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन एक्टिविटीज़। एक प्रोग्राम है, वैसे WHO चलाता है इसको, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो है वॉश। इसके लिए हिमाचल अच्छा काम भी कर रहा है, जैसे फर्स्ट ओपन डेफिकेशन फ्री हुआ है। तो वॉश का मतलब होता है वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। तो ये बहुत बड़ी कैंपेनिंग होती है वॉश वाली। तो इसको सही दिशा देने के लिए भी क्या है, सरकार इस पर काम करती है, तो इसके लिए भी फाइनेंस करती है सैनिटेशन एंड हाइजीन प्रोग्राम। तो इसमें पानी भी आएगा, देखो वाटर होगा, सैनिटाइजेशन होगी, सैनिटेशन होगा, और उधर क्या होगा, हाइजीन होगा। तो तीनों चीज़ें होनी चाहिए। तो एक तो बोल सकते हैं कि एक उस एरिया में बहुत सारी चीज़ों से बचा जा सकता है, बीमारियों से, किसी कमी से, पानी वगैरह की। तो ये वॉश प्रोग्राम क्या है, ये बड़ा सही हो जाता है। ठीक है जी। तो ये 4 प्रोग्राम इन्होंने किया है, पोस्ट कोविड के बाद भी कर रखे हैं। उसके बाद है जी माइक्रो क्रेडिट किसके द्वारा दिया जाएगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप को दिया जाएगा, उनको लोन दे दिया। मेगा फूड पार्क का मतलब क्या होता है ना, जहाँ पे जैसे मेगा मॉल होता है ना,
मेगा मॉल में क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ जहाँ भी देखो ना आपने मेगा मॉल बता रहे होते, तो वहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट इकट्ठे मिलते हैं। अब जो मेगा मॉल है वहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। अब मेगा फूड पार्क क्या होगा, वहाँ पे वो चीज़ें बनती है। मान लो वहाँ पे जैम बन रहा है, सॉस बन रही है, ब्रेड बन रही है, ये इस तरह समझ लो आप, है ना। ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए हो गया यहाँ कि भाई यहाँ पे सिर्फ मिल्क ही बनता है ना। तो मेगा मॉल और मेगा पार्क सेम चीज़ है। तो वहाँ पे ये फ्रंट पे हो गया, बैक पे हो गया, तो वहाँ यहाँ सामान बिकता है, वहाँ सामान बनता है। तो इस तरह से। और सेल्फ हेल्प ग्रुप और साथ में नाबार्ड क्या करता है, इस तरह से भूमिहीन किसान ढूंढता है। अब जिनके लोगों के पास, किसानों के पास जो लेबर वर्क टाइप समझ लो, उनके पास खेती करने के लिए ज़मीन नहीं है, तो उनके एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएगा, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स बनाएगा और जिसको थोड़ा बहुत लोन देगा कि अपने आप में काम करो। तो ये भी काम है इसका। नेक्स्ट है नाबार्ड फार्म सेक्टर इनिशिएटिव्स। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ये देखो कीवर्ड है आपके लिए ज़रा ज़रूरी होता है जानने के लिए। जैसे आजकल बोलते हैं ना कि हिमाचल में क्या, इंडिया में फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, है ना। तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं कि किसानों को क्या बोला गया कि भाई आपके जो बिल्स हो गए वहाँ पे मंडी का जो चल रहा है कि मंडियाँ नहीं होगी, है ना, या तो प्राइवेट को इन्वाइट करता है। तो अब ये भी लिख सकते हैं कि हम उससे पहले ये वाला काम करना चाहिए सरकार को कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए, कि किसी प्राइवेट को, अंबानी अदानी को ना बुला के उनकी खुद की ऑर्गेनाइजेशन बना दो। अब इसको क्या बोलेगी, वो कौन होगी इस ऑर्गेनाइजेशन, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है। अब प्राइमरी प्रोड्यूसर चाहे कोई फार्मर है, चाहे कोई ऑर्चर्डिस्ट है, चाहे कोई मिल्क प्रोड्यूसर है, चाहे कोई फिशर वाला है, फिशिंग वाला, तो उनके अपने खुद के छोटे छोटे प्लांट्स लगेंगे और अपने हिसाब से वो उसके अंदर वैल्यू एडिशन करेंगे, जो कहते हैं ना वैल्यू एडिशन चेन, कि हर चीज़ के अंदर वैल्यू एडिशन चेन के लिए इनिशियल लेवल पर खुद भी कर सकता है ना, छोटे छोटे लेवल पर। जैसे अब मिल्क है, अब मिल्क को हमने मिल्क बनाया, मिल्क लिया, मिल्क को फिर आगे उसका जो पॉस्चराइजेशन होता है वो कर दिया, उसके बाद उसका पनीर बना दिया, फिर उसका चीज़ बना दिया, फिर उसको कुछ और कर दिया, तो एक चेन बन गई पूरी। तो अब इसके लिए क्या कर लो कि जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है वो बनाने स्टार्ट कर दो, और बाद में यही ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, सेल्फ हेल्प ग्रुप के तौर पर काम करेगी, फिर बाद में यही अपने आप छोटी छोटी कंपनी बन जाएगी, है ना, बड़ी कंपनी बन सकती है। तो इस तरह से भी इस दिशा में जा सकता है। तो ये भी सरकार, ये भी कौन कर रहा है, नाबार्ड। तो याद रखना प्री के लिए तो क्वेश्चन बनता है प्रमोशन, जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है उनको कौन रन करता है, तो आंसर होगा नाबार्ड। ठीक है जी। बाकी आप देखो मेंस के लिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि मेंस के लिए ये आपकी खुद की कलाबाजी होगी कि आप किस इन्फॉर्मेशन को किस तरह से यूज़ करते हैं, है ना। और देखो यूज़ करने के लिए मैं आपको फिर बार बार ही बताता रहता हूँ कि आपके पास सिलेबस पता होना चाहिए, तो ही आप यूज़ करोगे ना। आप इसको जब आपको पता ही नहीं होगा कैसे यूज़ करोगे आप उसको। ठीक है जी बात। तो नेक्स्ट है जी वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये भी नाबार्ड करता है। तो 31 वाटरशेड प्रोजेक्ट है जो स्प्रिंग शेड एंड क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट है। तो जहाँ से पानी इकट्ठे करते हैं वो, तो ये क्लाइमेट प्रूफिंग वाला प्रोजेक्ट भी है। जैसे हम आगे भी पढ़ेंगे उसका एग्रीकल्चर भी हम यहाँ पे। तो जैसे आई थिंक कांगड़ा और चंबा में ये स्टार्ट किया हुआ है, बल्कि क्वेश्चन एक दो बार पूछ लिया प्री में कि कहाँ पे आई है, तो एग्रीकल्चर वाले टॉपिक में फिर आ जाएगा ये। ठीक है जी। अब देखो अब वाटरशेड भी हो गया। अब मैंने जैसे यहाँ बताया ट्राइबल के लिए, तो ट्राइबल डेवलपमेंट थ्रू द ट्राइबल डेवलपमेंट फंड। अब साथ में क्या बना दिया, ट्राइबल डेवलपमेंट फंड। अब इस ट्राइबल डेवलपमेंट का 9 ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है। और वादी का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, स्मॉल ऑर्चर्ड्स एज वेल एज डेयरी यूनिट्स सिलेक्टेड विलेजेस कवरिंग अबाउट कुछ एरिया याद रखने की जरूरत नहीं है, मैंगो, किन्नू, लेमन, एप्पल, वॉलनट, पीस एंड वाइल्ड एप्रिकॉट। तो ये सारा यहाँ पे उगाया जा सकता है ना। तो अब देखो ट्राइबल एरिया के, क्योंकि पिछले साल का पेपर देखो ना अपना 4 नंबर वाले क्वेश्चन में कम से कम 3-4 क्वेश्चन ट्राइबल में से पूछे हुए हैं। तो उनके इकोनॉमिक, सोशल, उनके लिए क्या सरकार कर रही है, तो ये सारे यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद है सपोर्ट थ्रू फार्म सेक्टर प्रमोशन फंड। तो फार्म सेक्टर प्रमोशन फंड के अंदर क्या है, अब जो हमारे खुद के इंडिजीनियस लेवल पर हो सकते हैं उनको प्रमोट करने के लिए सरकार काम करता है। द इंडिजीनियस हनी बी हो गया, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम हो गया, वैल्यू एडिशन नॉट टू फ्लावर, सस्टेनेबल वेजिटेबल्स। तो इनको लोगों तक पहुंचाना, उनको बताना कि ये चीज़ें भी हैं हमारे पास। तो ये सारा कौन करेगा, नाबार्ड। उसके बाद है जी न्यू बिजनेस इनिशिएटिव ऑफ नाबार्ड।
अब और क्या इनिशिएटिव लिया हिमाचल नबार्ड ने इनिशिएटिव वो बिज़नेस को लेकर, तो यहाँ है नबार्ड कंसल्टेंसी सर्विस। अब नबार्ड कंसल्टेंसी में क्या होगा कि जो भी ऑल स्फीयर ऑफ एग्रीकल्चर को रिलेटेड कोई भी कंसल्टेंसी होगी। अब देखो कंसल्टेंसी ऐसी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ लोगों की कंसल्टेंसी की बात हो रही है, यहाँ पे कंसल्टेंसी गवर्नमेंट भी कंसल्ट कर सकती है ना, कोई बड़ी डिपार्टमेंट कंसल्ट कर सकता है, और कई बार सरकार कंसल्ट करते करते उसको थर्ड पार्टी बना देती है आरबीआई को, कि हम ये प्रोजेक्ट पहले चला था, अब इसकी एक बारी इसकी जैसे कहता ना कैग करता है, ऑडिटिंग करता है, तो ऐसी वाला काम दिया जाता है इसके ऊपर। तो ये भी काम करते हैं हिमाचल में। तो नीचे देखो, नीचे लिखा है NAB कॉन्स हैज़ कंप्लीटेड फॉलोइंग मेजर असाइनमेंट्स। तो कंसल्टेंसी नबार्ड जो कंसल्टेंसी में 4-5 असाइनमेंट दे रखे हैं, वो जिस पे काम कर रहा है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फॉर इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन प्रोजेक्ट एट पराला एंड करतार खड़ा पत्थर। तो पराला जो एरिया मंडी भी है वहाँ पे, तो पराला एंड खरा पत्थर वाला जो एरिया है उसके ऊपर जो कोल्ड चेन प्रोजेक्ट चल रहा है उस पे ऊपर क्या कर रही है, कंसल्टेंसी वाला काम कर रही है। उसके बाद है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम एंड हैंडलूम सेक्टर, उसके लिए भी कर रहा है काम अभी, है ना, शायद है, चलो इतना याद ना रहे। और थर्ड पार्टी सर्वे किससे कर रहा है, टॉयलेट कंस्ट्रक्शन बाय SJVN, है ना, जो संजय जल विद्युत जो निगम है ना, उसमें थर्ड पार्टी का काम कर रहा है। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन ऑफ बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, वहाँ थर्ड पार्टी के लिए काम कर रहा है। उसके बाद है जी लास्ट नबार्ड इनिशिएटिव फॉर क्लाइमेटिक चेंज इन हिमाचल प्रदेश। तो क्लाइमेटिक जो चेंज हो रहे हैं उनके लिए, उनसे बचने के लिए उनके लिए क्या काम कर रहा है नबार्ड। तो इसको थोड़ा अगर आपको थोड़ा और समझना होगा, थोड़ा गूगल सर्च कर लेना। नबार्ड हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज नेशनल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर एडेप्टेशन फंड। अब एक फंड है सरकार का, वो है एडेप्टेशन फंड, कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम हो रही है, उसकी वजह से हमारी जो अर्थ है उसको अडेप्ट होना पड़ेगा। अब जैसे पहले ही मान लो वेट 25 डिग्री टेम्परेचर में लगता था, अब मान लो जहाँ पे 25 डिग्री टेम्परेचर हुआ करता था, अब वहाँ का एवरेज टेम्परेचर मान लो 30 डिग्री है, तो अब कैसे करेंगे वहाँ पे। तो अब उस गैप को पूरा करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ी साइंटिफिक इनोवेशन लगानी पड़ेगी उसमें, है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रोल आएगा उसके अंदर, और या तो बायोटेक्नोलॉजी का रोल आएगा उसके अंदर। तो इस सब के लिए क्या होगा, एक फंड होगा, एडेप्टेशन फंड, कि अब उस चेंज होते हुए इन्वायरमेंट के साथ अडेप्ट करने के लिए लोगों को भी, फसलों को भी, लैंड को भी, उसके लिए जो पैसा खर्च होगा, वो जिसका जो फंड बना रखा है उसको किसको कंट्रोल में रखा हुआ है, नबार्ड के। उसके बाद है ग्रीन क्लाइमेट फंड सेटअप अंडर द UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ग्रीन क्लाइमेट फंड कि अब ग्रीनरी को बचाने के लिए या ग्रीनरी को बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए भी एक फंड है, और वो किसका है, UNFCCC का, है ना, उसका भी किसको बनाया, जो उसको रन करने वाला है नबार्ड है। उसके बाद नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज सेटअप बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसने बनाया और नबार्ड इसके ऊपर काम करता है। नबार्ड है सैंक्शन 20 करोड़ फॉर द प्रोजेक्ट ऑफ सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑफ एग्रीकल्चर डिपेंडेंट कम्युनिटी इन ड्रॉट प्रोन डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश थ्रू क्लाइमेट स्मार्ट सोल्यूशन। वैसे सिरमौर में ये चीज़ें लागू हो चुकी है भी पायलट बेस पे। तो सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑफ एग्रीकल्चर डिपेंडेंट कम्युनिटीज़, तो जो एग्रीकल्चर के ऊपर कम्युनिटी जो डिपेंडेंट है, और उस एरिया में क्या हो रहा है कि क्लाइमेट होने की वजह से वहाँ पर ड्रॉट वगैरह पड़ रहा है। अब जहाँ पे ड्रॉट पड़ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और वहाँ लोगों की जो जीविका है वो डिपेंड करती है एग्रीकल्चर के ऊपर। तो अब कहीं ना कहीं या तो उनको वो जगह छोड़नी पड़ेगी, या तो उसी लैंड के साथ अडेप्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए सरकार ने जो प्रोग्राम चलाया है, तो क्लाइमेट स्मार्ट सोल्यूशन, और वैसे आगे भी आगे जब हम पढ़ेंगे तो सिरमौर में ये अभी स्टार्ट हुआ है, तो ये भी नबार्ड के लिए चलता है। तो नबार्ड यहाँ पे इस लेवल पे भी काम कर रहा है। तो अब देखो, तो नबार्ड का काम कहाँ पे आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आ गया। अगर हम इसको कैटेगराइज करेंगे तो कहाँ कहाँ पे लिखोगे आप इसको, सबसे पहले आएगा इंफ्रा। तो इंफ्रा के लिए क्या है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, पहला पॉइंट। दूसरा वेयर हाउस
इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, दूसरा पॉइंट। अगर आपको नाबार्ड में भी नहीं क्वेश्चन आता ना, तो अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ ले कि गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर या विलेज इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए लेकर या ट्राइबल इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए इंफ्रा में क्या क्या ग्रोथ किया है, क्या क्या डेवलपमेंट किया, तो आप ये पॉइंट लिख सकते हो। ठीक है जी। तो वेयर हाउस इंफ्रा, फूड प्रोसेसिंग फंड्स, रीफाइनेंस सपोर्ट भी बात की है, रीफाइनेंस सपोर्ट, स्पेशल रीफाइनेंस स्कीम्स, ये फाइनेंस वाली आ गई कि किस किस को फाइनेंस करने की बात। तो पहले इंफ्रा, उसके बाद फाइनेंस, फिर माइक्रो क्रेडिट पे काम करती है। उसके बाद है नाबार्ड फार्म सेक्टर इनिशिएटिव में प्रमोशन ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन पे काम हुआ है। वाटरशेड डेवलपमेंट के ऊपर काम हुआ है, और एक फंड अलग से है ट्राइबल डेवलपमेंट फंड, और फार्म सेक्टर प्रमोशन फंड है, और न्यू बिजनेस के अंदर है कुछ काम। उसके बाद है इनिशिएटिव फॉर क्लाइमेट चेंज इन हिमाचल प्रदेश। तो ये सारे काम, तो और देखो इसको ना कहाँ कहाँ फिट कर सकते हो उसको, रूरल इकॉनमी के लिए, इकॉनमी में कि रूरल इकॉनमी को बढ़िया से बनाने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, वहाँ लिख सकते हो। नाबार्ड के ऊपर अलग से क्वेश्चन आ जाए तो उस पर काम कर लिख सकते हो उसको। और जो हमारी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर रिलेटेड ये क्वेश्चन बनेगा, व्हाट स्टेप हैज़ बीन टेकन बाय गवर्नमेंट इन द फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉमा फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस एंड फाइनेंस, बस फुल स्टॉप। तो ये भी इसी के साथ आ गया। चलो जी, चैप्टर नंबर 6, प्राइस मूवमेंट एंड फूड मैनेजमेंट। प्राइस मूवमेंट, अब देखो अब इकोनॉमी का पार्ट है, होलसेल प्राइस इंडेक्स हो गया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो गया, इसके बेस पर क्या निकालते हैं हम, इन्फ्लेशन, है ना। एक तो इसमें ये बात की गई है, इन्फ्लेशन के ऊपर बात की गई है, और दूसरी इसमें बात की गई है किस पे, फूड सिक्योरिटी एंड फूड सप्लाई। ये दो टॉपिक है इसके जो मेन है कि किस तरह से फूड सप्लाई जाती है। तो ये कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, तो इकॉनमी को समझने वाले के हिसाब से। प्राइस के ऊपर अगर हम बात करें, सबसे पहले हम इन्फ्लेशन, दो बेस पे देखते हैं इसको, एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एक होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब जो कंज्यूमर प्राइस है ये है मार्केट में जब सामान लोगों तक पहुंचता है, जिसमें मैंने बताया था आपको पहले भी, जिसमें कि टैक्स भी होता है, इनडायरेक्ट टैक्स इसको बोलता हूँ, जीएसटी। और ये अभी होलसेल ज़्यादातर क्या होगा, अभी फैक्ट्री से निकला है, और फैक्ट्री और किसके बीच में है, ये जो होलसेलर है, सप्लायर, उनके बीच का बिजनेस है। इसमें उनके बीच का बिजनेस की बात होती है इसमें, कंपनी ने या फैक्ट्री ने कि होलसेलर को किस रेट पे दिया। उसके बाद यहाँ से कहाँ जाएगा, मार्केट में किसके पास जाएगा, लोगों के पास। अब इसके जो रेट है उसमें ऊपर नीचे जो भी हो रहा है वो इन्फ्लेशन की बात करता है। और देखो इन्फ्लेशन भी वैसे देखो दो तरह के होते हैं इकॉनमी में, एक होता है डिमांड, एक होता है कॉस्ट। तो डिमांड में क्या है कि किसी चीज़ की डिमांड बढ़ गई, सिंपल सी बात है, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं इसमें कि करेंसी कौन सी। तो डिमांड बढ़ गई, तो डिमांड कब बढ़ी कि जब प्रोडक्शन तो उतनी ही है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, बट कंजप्शन वाला ज़्यादा हो गया। जैसे मान लो भी कोरोना टाइम में ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन नॉर्मल टाइम में किसको चाहिए, सिलेंडर ऑक्सीजन का नहीं चाहिए। तो अगर मान लो उस टाइम ऑक्सीजन की कॉस्ट बढ़ती है, तो क्यों बढ़ी है, डिमांड की वजह से। तो अब एक होती है कौन सी, कॉस्ट। अब डिमांड में क्या हुआ, डिमांड में उस क्वांटिटी की डिमांड बढ़ गई, इसलिए ये कम बढ़ गई, है ना।
अब कॉस्ट में क्या हो गया, बेसिकली ऐसा समझ लीजिए कि जैसे पैदावारी कम हो गई, मान लो जो सामान उगाते थे वो किसी वजह से कम हो गया, इस बारी पता चला कि मानसून ही नहीं आया, है ना, तो इस तरह से ये अलग से होती है। और कई बार जैसे डिमांड को, इसको ग्रोथ वाली इन्फ्लेशन बोलते हैं, ग्रोथ इन्फ्लेशन। अब ग्रोथ इन्फ्लेशन क्यों बोला गया इसको, कि देखो अगर मान लो इकोनॉमी में ग्रोथ बढ़ गई, मान लो पहले ही एक गांव में एक घर से एक आदमी जॉब करता था और उस गांव में कोई शॉप थी, तो एक घर से अगर एक ही आदमी जॉब करेगा तो क्या होगा कि वो सभी एक एक आदमी उस दुकान से कुछ राशन लेके जाते हैं शाम को घर। अब उधर से सरकार ने क्या कर दिया, उसी गांव के साथ एक इंडस्ट्री लग गई, अब उस गांव के एक घर से एक एक लोग को और नौकरी मिल गई, तो अब क्या करेंगे वो लोग, अब उस दुकान में जाके दो लोग चले गए एक दिन में कुछ खरीदने के लिए। अब पहले मान लो वो एक एक एग खाते थे या एक किलो दाल जाती थी, अब 2-2 किलो दाल जाने लगी दिन की, क्योंकि उनको लगता है कि उनका पैसा उन्होंने ज़्यादा खर्च करना है। तो अब क्या हुआ, ग्रोथ आ गई एकदम से। तो अब जो दाल उगाने की जो कैपेसिटी होगी वो तो उतनी रहेगी, वो तो नहीं बढ़ सकती ना, बट डिमांड बढ़ गई। तो अब या तो क्या करना पड़ेगा, मैं और खेती बढ़ानी पड़ेगी, उसके लिए तो जब खेती तो नहीं है, या तो फिर क्या बचता है, इंपोर्ट करो बाहर से। तो ये डिमांड एंड ग्रोथ वाला इन्फ्लेशन आ जाता है कई बार क्या हो आता है, कॉस्ट वाला। इस साल ऐसा हुआ, अब जो ये पहले एक एक किलो दाल लेते थे तो उतना हमारा चल जाता था काम, इस बार पता लगा मानसून आया नहीं, अब पैदावारी कम हो गई, सीधी बात। तो अब क्या होगा, अभी रेट बढ़ेगा उस चीज़ का। अब पहले दाल 100 लोगों के लिए होती थी, अब खरीदने वाले 100 के 100 ही अभी, पर प्रोडक्शन 50 की हो गई। तो इस तरह से ये ऐसे इन्फ्लेशन है, ठीक है जी। बाकी इसमें डिटेल में थोड़ा इकोनॉमी वाला पार्ट है, इस पर तो मैं नहीं जाऊँगा। अब इन्फ्लेशन का भी क्या है कि इन्फ्लेशन कितना होना चाहिए। अब इन्फ्लेशन है 4 ± 2, 4 ± 2। अब 4 ± 2 का मतलब क्या है, अगर कोई चीज़ है मान लो 100 रुपीज़ की है, और जैसे मान लो आजकल तेल देख लो आप, पेट्रोल है, महंगाई बढ़ रही है ना, 100 रुपये का हो गया, चलो पहले 100 रुपये हमने मान ली, चलो 20 की लाइन, ठीक है ना, 100 रुपये मान लो एक स्टैंडर्ड रेट है। अब 100 रुपये से ऊपर बढ़ेगा, 110 हो गया, 100 रुपये से ऊपर बढ़ गया 110 हो गया, तब भी लोग, अब कुछ लोग अब लेना बंद कर देंगे, वो गाड़ी चलाना ही बंद कर देगा, चलानी नहीं। 120 हो गया, फिर तो बहुत लोग छोड़ देंगे। 150 हो गया, फिर तो और भी छोड़ देंगे। तो अब इस तरफ से क्या हो जाएगा, बढ़ते बढ़ते जब ये 150 तक जाएगा, अब लोग गाड़ी ही नहीं चलाएंगे। तो अब देखो, इसको मान लिया हमने 100 को 4, इसको मान लिया 5, इसको मान लिया 6, तो यहाँ तक टॉलरेबल है। अब यहाँ से ऊपर जाएगा ना, दिक्कत हो जाएगी। क्यों दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि लोग गाड़ी नहीं चलाएगा। अब गाड़ी नहीं चलेगी तो गाड़ी बिकनी बंद हो जाएगी, क्योंकि गाड़ी चलेगी नहीं, लोग बोलेंगे गाड़ी क्यों चलानी, तेल तो इतना है, इससे बढ़िया साइकिल ले लेते हैं, गाड़ी नहीं बिकेगी। अब जो बना हुआ जो तेल है, जहाँ तेल बनता था, वो तेल भी नहीं बिकेगा, अब तो बिकेगा ही नहीं तेल, कोई खरीदेगा ही नहीं। अब इसमें क्या होगा, तेल बनाने वाली फैक्ट्री भी बोलेगी कि अपने एम्प्लॉय को जाओ घर, काम ही नहीं है। गाड़ी बनाने वाली फैक्ट्री बोलेगी जाओ घर। अब जो गाड़ी बनाने वाले जो लोग थे, जो काम करते, तेल की फैक्ट्री में जो काम करते थे, वो जाके शाम को कहीं से अपने घर के लिए दाल और वो चावल कुछ ले जाते थे सामान, वो भी अपनी क्वांटिटी कम कर देंगे उधर से। उधर दाल वाला बंदा बोलेगा अपने सर्वेंट को कि घर चला जा, मेरे पास काम ही नहीं है। तो ऐसे से बढ़ते बढ़ते चेन सी बन जाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं हम, जहाँ पे इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट दोनों इकट्ठे चलने लग जाएगी साथ साथ में, इन्फ्लेशन भी और अनएम्प्लॉयमेंट भी, उसको बोलते हैं क्या, स्टैगफ्लेशन, STAG, स्टैगफ्लेशन। तो ये बड़ी भयानक चीज़ हो जाती है स्टैगफ्लेशन, है ना। तो अब यहाँ तक तो कहने लगा कि ठीक है, नीचे भी वैसे ही है। अब नीचे भी एकदम ऐसे हाल हो जाएगा। अब मान लो तेल बनाने वाले लोग, जो कंपनी है, वो 100 रुपये की बनाती थी, अब रेट गिर के हो गया 80 रुपये, एक दिन रेट गिर के हो गया 40 रुपये,
तो 80 को मान दिया हमने, मान लो, और इसको हो गया 4%, ये हो गया 6, और अब ये हो गया ज़्यादा ही नीचे। तो अब तेल बनाने वाला बोलेगा कि मेरा तो खर्चा ही कम से कम 40 रुपये में पड़ता है, अब क्यों बनाऊँ मैं, अब बनाना बंद कर देगा। तो इसमें भी ऐसी हालत हो जाएगी। ठीक है, तो इन्फ्लेशन के नीचे डिफ्लेशन चल पड़ा, तो दोनों चीज़ें खराब है जी। तो एक तो ये मोटे मोटे तौर पर आप ये समझ लीजिए। तो अब देखिए, अब जो हमने यहाँ पे डिस्कस करना है अगली चीज़ वो है कि अब इन्फ्लेशन खरीदने वाले कौन है जी। अब खरीदने वाले एक तो होगा होलसेलर, होलसेल जो खरीदता है। अब एक होगा कौन, एंड कंज्यूमर, एक एंड कंज्यूमर होगा। अब सिंपल सी बात है ना, एंड होलसेलर को कोई चीज़ 10 रुपये की मिलेगी, बट एंड कंज्यूमर को वो चीज़ 10 की तो नहीं मिलेगी, उसको मिलेगी 15 रुपये की। तो दोनों का डिफरेंस है इन्फ्लेशन आने में, जो भी रेट का ऊपर नीचे होने में। अब उसके बाद जो ये कंज्यूमर है ये भी अलग अलग है। एक कंज्यूमर होगा रूरल, एक होगा अर्बन, इसके आगे एक होगा मान लो इंडस्ट्रियल वर्कर। चलो अभी इसको छोड़ो, इंडस्ट्रियल वर्कर को। अब इसको देखो, गांव का होगा एक, शहर का होगा। अब दोनों में फ़र्क होगा। जो चीज़ गांव में इजीली उपलब्ध होगी वो शहर में थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। अब जैसे मान लो सब्जी है, क्योंकि ज़्यादातर जो इन्फ्लेशन हो तो फूड से चलता है ना, खाने पीने के सामान से। अब जहाँ पे सब्जी पैदा हो रही है वहाँ पे सस्ती होगी। अब देखो, जैसे आजकल देखोगे आप, मान लो प्लम है मार्केट में, अगर उन प्लम्स को आप खरीदोगे जाके वहीं पे जहाँ पे वो पैदा होते हैं, वहाँ तो 2 रुपये किलो हो गए। चंडीगढ़ में कितने हैं? और अगर आप जाओगे बाहर, शिमला में, चंडीगढ़ में, कहीं और, तो वहाँ पे 100 रुपये किलो हो गए। तो इसका मतलब है कि अब एक ही रेट तो नहीं है दोनों के लिए। अगर कोई सब्ज़ी पैदा करता है, सब्ज़ी का भी सेम है, जहाँ पे पैदा हो रही है कहीं कुछ और है, और उसके बाद अगला लेवल पे और है, एक लेबर वर्क है। लेबर वाला क्या करेगा, वो जाके तो खरीद लेगा, वैसे कहीं रेडी लगी होगी बिल्कुल ही कहीं भी जगह पे, वहाँ से ले लेगा। अब एक थोड़ा और हाई सोसाइटी में रहता है, वो जाके कहीं मॉल से लेगा, वहाँ पे कुछ और रेट होगा। तो इसका मतलब ये है कि सब्जी तो वही है, गांव वाले ने भी वही खरीदनी है, उसको तो बल्कि फ्रेश मिलेगी, उसका रेट होगा 2 रुपये किलो। लेबर वर्कर्स का क्योंकि कोई और ही मार्केट होगी, वहाँ मिलेगी 10 रुपये किलो। अब एक इंडस्ट्रियल वर्कर होगा जो चलो वाइट कॉलर जॉब में है, वो कहीं दूसरी जगह से लेगा, वहाँ 15 रुपये हो जाएगी। और एक और ऊपर हाई क्लास वाला है, जिसके बाहर से पैकेट लगा के उसे कुछ 2-4 बात उसमें और लिख ली। अगर बाबा रामदेव की होगी तो लिख लेगा कि ये स्पेशल हिमालय से लाई गई है, उसको अलग टैग चिपका के, हो सकता है उसमें कुछ ऐसी प्रोसेसिंग हो रखी होगी, कुछ और रेट होगा। तो इसलिए तो ये अलग अलग हो गया इसलिए। तो अब यही कैटेगरी अलग अलग से बनती है। तो होलसेल, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर रूरल, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर अर्बन, और इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, तो ये अलग अलग से बनते हैं, तो अलग अलग से इनके रेट होता है। ठीक है जी। तो अब ये इन्फ्लेशन जब निकलता है तो ऐसा नहीं है कि तो एक ही होगा, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स में कुछ और निकलेगा, इंडस्ट्री पे कुछ और निकलेगा, अर्बन पे कुछ और निकलेगा, रूरल पे कुछ और निकलेगा। और हमेशा रूरल पे ज़्यादातर क्या हो, थोड़ा सस्ता होता है, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारी जो इकॉनमी है वो फूड पे ज़्यादा करती है डिपेंड, है ना। तो इस तरह से समझ लीजिए बात। अब इसके बेस के ऊपर जो लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन वो आपको समझनी है, और कुछ डेटा फैक्ट्स आपने याद रखने हैं जो मेन है, और ज़्यादा नहीं रखना है। अब कुछ नहीं पूछना है तो पूछ लो यहाँ पे, क्योंकि देखो मेरा इतना ज़्यादा मकसद भी डिटेल में इकॉनमी करवाना नहीं है, हम सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि ताकि आपको समझ आ जाए कि हम कर क्या रहे हैं। तो करंट ट्रेंड्स इन इन्फ्लेशन, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेजर द एवरेज चेंज इन प्राइस ओवर टाइम व्हेन कंज्यूमर पे फॉर अ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कम्युनिटी नोन एज इन्फ्लेशन। हाँ देखो, इन्फ्लेशन में क्या होगा
इन सभी में ऐसे ही है, सेम है, चाहे होलसेल प्राइस इंडेक्स है और वो दूसरा प्राइस इंडेक्स है। तो इसमें क्या होती है, एक बास्केट बनती है, बास्केट। अब ऐसा तो नहीं कि इन्फ्लेशन में हम सबका रेट पता करें। अब इसमें क्या होगा, कुछ कमोडिटी रखी जाती है, कुछ कमोडिटी इसके अंदर रखी जाएगी। अब उनका 2 पॉइंट ऑफ टाइम के बीच में, जैसे मान लो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, होलसेल प्राइस इंडेक्स है, जैसे मंथली होगा। अब इस मंथ के फ्राइडे को, फर्स्ट फ्राइडे को अगले मंथ के फर्स्ट फ्राइडे तक, मतलब इस मंथ की 1 तारीख से लेकर अगले मंथ की 1 तारीख तक। अब क्या करेंगे ये लोग, कुछ सेलेक्टेड शॉप्स में जाके रेट पता कर लिया, ठीक है। अगर होलसेल में तो होलसेल वाला, नहीं तो दूसरे वाला। कुछ सेलेक्टेड शॉप्स और कुछ सेलेक्टेड आइटम्स का जो फिक्स रखी हुई है, जो बड़ी सबके लिए ज़रूरी होती है, बेसिक होती है ना। अब जैसे मान लो पहले टाइपराइटर होता था इस कैटेगरी में, तो उसको हटा दिया क्योंकि टाइपराइटर अब कोई खरीदता नहीं, उस पर नहीं है। अब जैसे मान लो आइसक्रीम है, आइसक्रीम पहले थी नहीं, 20 साल पहले इस बास्केट का पार्ट आइसक्रीम नहीं थी कभी। अब आज की डेट से क्या हो गया, आइसक्रीम इसका पार्ट बन गई है। क्यों? क्योंकि लोग खाते हैं, है ना। कोई वैसे ही खा लेता है, कोई डेजर्ट के रूप में खा लेता है ना। तो ऐसे, तो इस तरह से क्या है कि जो लगता है कि नॉर्मली जो चलती, तो उनकी एक बास्केट तैयार की। अब अगर ये बास्केट पूरी सारी, ऐसा नहीं कि एक की अलग अलग से, अगर इसके अंदर ये देख लेना, आप चेक कर लेना आइटम्स कितनी है। शायद होलसेल प्राइस इंडेक्स 7 कुछ 86 आइटम्स है, 700 करीब कुछ 86 है। और फिर आगे इनको वेटेज विधि होती है ना। कुछ जैसे प्राइमरी में आते हैं, फिर फ्यूल में आते हैं, कुछ इस तरह से अलग अलग वेट होती है। तो अभी आप फिलहाल इतना समझ लीजिए। तो अगर इसकी इस मंथ में ये 100 रुपये की पड़ी थी, इस मंथ में 110 रुपये की पड़ी थी, तो इसका मतलब क्या होगा, प्राइस में चेंज हो गया, ठीक है। अब आज की डेट से क्या है कि कुछ बड़ी हैवी चीज़ होती है, जैसे पेट्रोल है, वो भी इसका पार्ट है ना। तो अब हो सकता है कि एक चीज़ सस्ती रह गई होगी, दूसरी चीज़ महंगी हो गई होगी। अब जो महंगी होगी तो इन्फ्लेशन सबका ही आएगा, ऐसा नहीं आएगा कि पेट्रोल का अलग से आ गया तो इन्फ्लेशन रेट सबका ही बढ़ेगा। तो ये अगर इसके अंदर 700 आइटम है, तो ये जो पेट्रोल के जो प्राइस बढ़े तो ये इस पर ऐड कर देगा। पर प्रॉब्लम कब आती है, जब हमारा इन्फ्लेशन ज़्यादा दिखता है, जब फूड पे बढ़ जाती है, क्योंकि फूड की आइटम बहुत सारी बन जाती है और सभी यूज़ करते हैं उसको। तो इस तरह से, तो और वैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की ऐसे ही होलसेल प्राइस इंडेक्स की है, ठीक है जी। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड, एक आएगा कंबाइंड मतलब अर्बन रूरल इकट्ठा करके, एक आएगा अलग अलग से। तो सरकार हर लेवल पे देखती है, अर्बन का अलग से देख देगी, रूरल का अलग देख ले, फिर वो इकट्ठा कर लेगी, फिर होलसेल प्राइस उसको अलग से देखेगी, फिर ऐसे अलग अलग रिपोर्ट निकलती है हमारा इन्फ्लेशन किस तरफ जा रहा है, ठीक है ना। फिर बाद में सारा इकट्ठा करके, और जो ज़्यादातर जो निकलता है, जिसके बेस पर पॉलिसी बनती है और इन्वेस्टर भी उसी के बेस पर काम करते हैं। सरकार निकालती है ना, निकालती है, हर महीने निकालती है कि ये इन्फ्लेशन है इस टाइम का। तो जो ज़्यादातर जो बिज़नेस करने वाले होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो इस तरह से काम करता है कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। शेयर मार्केट वगैरह इस पर डिपेंड करती है, इसका खरीदना चाहिए, उसका नहीं खरीदना चाहिए, इसका रेट आगे बढ़ेगा, इसका रेट कम होगा, तो उसके बेस पर चलता है सारा कुछ। तो यहाँ पर क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन कंबाइंड वाला। तो हिमाचल प्रदेश में ठीक स्थिति में ऐसा कोई बिगड़ा हुआ हाल नहीं है कि जैसे मैंने बताया ना कि कितना होना चाहिए, 4 ± 2, या तो 6 तक जाएगा या तो -2 2 तक जाएगा। तो 6 से ऊपर भी ख़राब है और 2 से नीचे भी ख़राब है। तो ये तो हमारी जो इन्फ्लेशन है अभी ना, यहाँ इधर तो गया ही नहीं, इधर आया है, नीचे को आया भले। तो होता क्या, दोनों में प्रॉब्लम हो जाती है। तो एक में ख़रीदने वाला मरता है सामान और एक में बनाने वाला मरता है। तो हमें दोनों को बैलेंस लेके चलना है। तो दो से अब इसमें क्या होगा, तो जो सामान को प्रोड्यूस करता है उसकी हालत ख़राब नहीं। जैसे मान लो आप देखो, हिमाचल में कोई सेब पैदा करता है। अब सेब इतना महंगा हो जाए कोई लोग खरीदे ही नहीं उसको, फिर क्या करना है, फिर तो वो सर सेब ऐसे ख़राब हो जाएगा, तभी कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो कस्टमर को तो फ़ायदा होगा ही नहीं, तो खरीद ही नहीं पाएगा। अब सेब अगर इतना सस्ता हो जाए, वो मार्केट में पहुंच जाएगा ही नहीं, वो बोलेगा इधर ही सड़ा दो इसको। तो
इसलिए इन्फ्लेशन बिल्कुल डाउन भी नहीं जाना चाहिए। तो जो बेचने वाला है, प्रोड्यूसर है, उसका खर्चा निकले, और इतना ज़्यादा भी नहीं जाना चाहिए कि कस्टमर खरीद ही नहीं पाए उसको, जो कंज्यूमर है। तो इसलिए 4+-2 का रखा हो। तो हिमाचल में जो कंडीशन है वो इसके बीच में रहती है। पर पीछे क्या हो गया था कि कई बार होते किसी चीज़ की ओवर कंजम्पशन, ओवर प्रोडक्शन हो गई, किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा पैदावार हो गई, तो उस टाइम चांसेस हो जाते हैं कि वो नीचे आ जाता है। तो इसमें क्या है, तो अभी कितना है 2019-20 का, पहले 4.4 था और अब कितना हो गया 3.5% 19-20 में। और करंट जो फाइनेंशियल ईयर है अभी जो चल रही है, अप्रैल दिसंबर वाली थी पिछली 2020 वाली, उसमें 5.3% हुआ है। और उसमें क्या बजा हुआ है, फूड इन्फ्लेशन। तो ये फिगर आप देख लेना कितनी है। तो अब क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, प्री में पूछते हैं इस तरह से क्वेश्चन। तो जो यहाँ लिखी हुई है कि अभी इस वाले जो कंबाइंड वाली कितनी है 19-20 में, ठीक है ना। और उसके बाद है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल के लिए। तो देखो इसमें क्या है, पहले 4.8 थी 15-16 में, 19-20 में रह गए 3.1%। और वैसे अर्बन के लिए 5.4 थी, 5.4 है। और जो करंट फाइनेंशियल ईयर चला हुआ जो बीच वाला, उसमें 6 तक पहुंच गई है। और उधर देखो अपना ग्राफ दे रखा है नीचे, पीडीएफ तो आप सब लोगों के पास है ना। तो ये ग्राफ है जी। तो ये सीपीआई रूरल, ये अर्बन और ये कंबाइंड। तो 19-20 में देखो जी, रूरल 2, अर्बन 2.5, ये कंबाइंड है, और ये अर्बन है 4.7। और इसमें से नया क्वेश्चन आएगा, इसमें से आएगा जो कि पूरा जिसका डाटा निकल जाएगा साल का। ये अभी चल रहा है, इसका पहला क्वार्टर चल रहा है ना। तो ये ग्राफ आप खुद देख लेना। ये बता दिया किसमें बढ़ा किसमें कम हुआ। ये सारे ही वो है जिसको बोल सकते हैं ना हम, कैटेगरी करी हुई है। तो कैटेगरी में क्या आ गया, फूड एंड बेवरेज आ गया, फ्यूल एंड लाइट आ गया, क्लोथिंग एंड फुटवेयर आ गया। तो अब देखो, अब ये आगे क्या है, ये कैटेगरी है, अलग अलग कैटेगरी है ये, ठीक है जी। अब इसमें क्या है कि सबसे ज़्यादा किसमें है, किसमें बढ़ोतरी हुई है। जैसे पान, टोबैको, इंटॉक्सिकेंट्स है, जो नशे पते के जो सामान है, उसमें सबसे ज़्यादा दिख रहा है ग्रोथ। और अगर नेगेटिव में देखोगे आप, फ्यूल एंड लाइट में दिख रहा है। तो अब इसमें जैसे मान लो टैक्सेस वगैरह के भी रोल रहते हैं, तो टैक्सेस वगैरह ज़्यादा बढ़ गया है ना। इसके पीछे कोई और वजह हो सकती है जो कि माइनस में गया है पिछली बारी में। तो ये पर इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है इसमें कि किसमें क्या हुआ है। इतना आज तक कभी पूछा नहीं इतना इसमें ना, कभी भी नहीं आया इतना। तो मतलब बेसिक आपको आइडिया पता होना चाहिए। इससे इतना डिटेल में कभी ना आप मेंस में लिख पाओगे और ना ही प्री में पूछेगा आपसे, है ना। जो ये ऊपर दे रखा है बस ये देख लेना आपके इन्फ्लेशन कितना है, और वो भी जो पहले चैप्टर में दे रखा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है जी ड्राइवर्स एंड कंट्रीब्यूटर ऑफ द इन्फ्लेशन। अब क्या है, बढ़ाने वाले कौन है, पान, टोबैको एंड इंटॉक्सिकेंट्स कंपोनेंट्स, ये बढ़ाने वाले हैं। और उसके बाद क्लोथिंग एंड फुटवेयर सबसे ज़्यादा बढ़ा है। तो फ्यूल और लाइट में उसके बाद कम है सबसे। तो ऐसा कभी पूछ लिया कि सबसे ज़्यादा किस में कम है, तो ये बन सकता है क्वेश्चन। उसके बाद ड्राइवर एंड कंट्रीब्यूटर इन द अर्बन इन्फ्लेशन, इसमें भी सेम है। उसके बाद है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इंडस्ट्रियल वर्कर। तो इनका कुछ और थोड़ा बहुत डिफरेंस इनमें अलग से निकलेगा इंडस्ट्रियल वर्कर्स का। तो इनकी अपना होता है, तो ये भी देख लेना आप क्या है। होलसेल प्राइस इंडेक्स अलग बताया मैंने किस तरह से है। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स में क्या होगा, मेजर एंड टेकल द चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स बिफोर दे रीच द कंज्यूमर। तो ये कहाँ पे है, बिफोर दे रीच द कंज्यूमर, द गुड्स दैट आर सोल्ड इन बल्क एंड ट्रेडेड बिटवीन द बिजनेस रादर देन द बिटवीन कंज्यूमर। तो क्या हो गया, B2B, मतलब बिजनेस टू बिजनेस। तो उसके हिसाब से निकलता है। तो मंथली देखो, अब जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है ना, वैसे तो जो पब्लिश होता है वो मंथली होता है, मंथली भी होगा और वीकली भी होगा। तो ये भी आपने ध्यान रखना, तो ये मंथली निकलता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो फूड इन्फ्लेशन हैज़ एन ऑन एन अपवर्ड ट्रेंड मेनली बैक्ड बाय द राइजिंग वेजिटेबल एंड पल्सेस प्राइसेस। तो ये देखो
एक टाइम यहाँ पे था, फिर नीचे नीचे आता गया, आता बढ़ते 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 दिसंबर तक यहाँ तक पहुँच गया था ये। तो इसमें ये बताया गया जो मेन कॉज जो वेजिटेबल्स वगैरह है। तो मंथली होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये थोड़ा देखना कि इसको पूछ लेते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक collects and compiles and analyze the data of 104 communities through a network of district statistical office। तो कई बार पूछते हैं कि कौन यहाँ पे काम करता है इसके लिए, तो डिपार्टमेंट एंड इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स है और डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिक ऑफिस पे काम करता है। तो प्राइसेस आर कलेक्ट एवरी फर्स्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ फ्रॉम द सिलेक्टेड शॉप इन डिस्ट्रिक्ट। तो ये पहले मंथ के फ्राइडे में निकलता है, तो उस लेवल पे ये आगे फिर इसको पब्लिश किया जाता है। तो वीकली भी ऐसे ही करते हैं, ये भी फ्राइडे को निकलता है। तो ये इन्फ्लेशन है यहाँ पे ना। तो ऐसे इन्फ्लेशन का ऐसा कुछ खास ऐसा नहीं है अलग से कि जो नेशनल लेवल पर होता है वही यहाँ पे होता है ना। बाद में यही डिस्ट्रिक्ट से फिर स्टेट में जाएगा, स्टेट से फिर नेशनल लेवल पर जाएगा, फिर बाद में वहाँ निकलता है ना। तो ये तो अभी इसलिए बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि इसको ऐसा नहीं कि आप इसके ऊपर इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की कोशिश करें, छोटे छोटे पॉइंट्स याद करें। इसमें कुछ नहीं होने वाला, ना तो कभी याद रहती चीज़ें और ना ही एग्जामिनर पूछते इसको। और अगर पूछ भी लिया तो इतना करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो मेन रखो याद कि इस साल कितना इन्फ्लेशन है, वो आपको शुरू में चैप्टर में वैसे जगह दे भी रखा है। ये ना 2019-20 वाला ही आएगा वैसे तो, है ना। जो 20-21 वाला तो अभी चल रहा है। अब नेक्स्ट है जी फूड सिक्योरिटी एंड सिविल सप्लाई। और देखो फूड सिक्योरिटी एंड सिविल सप्लाई में क्या होता है कि हमारे जो चाहे नेशनल लेवल पर है चाहे स्टेट लेवल पर है, इसमें क्या है, फूड सप्लाई के लिए गवर्नमेंट के जो स्कीम्स होती है, जैसे इसमें दे रखा है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर जो लोग आते हैं, अंत्योदय अन्न योजना एंड प्रायोरिटी हाउस होल्ड। अब अंत्योदय वाले कौन से हो गए, वीकर और वीकर सेक्शन, और प्रायोरिटी में कौन से हो गए, जैसे BPL ये वो सब कुछ। और उसके बाद आ गया अदर देन NFSA, जिसको हम APL बोलेंगे। तो दो तरह की कैटेगरी होगी यहाँ पे, एक आती है BPL, एक आ गई APL। तो BPL को यहाँ पे ब्रॉड में क्या बोल दिया, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर एलिजिबल हाउस होल्ड, और जिसके अंदर प्राइमरी हाउस होल्ड के अंदर आ गया BPL। और भी एक आधी कैटेगरी हो सकती है जिसको टारगेट ग्रुप बोलते हैं, उसको जिसको पर्टिकुलरली टारगेट करना है। और उसमें एक है अंत्योदय अन्न योजना। जो अंत्योदय अन्न है ना, वो वीकर ऑफ वीकर सेक्शन बोलते हैं उसको हम, वीकर ऑफ वीकर सेक्शन, जो वीक से भी वीक आता है। और जो दूसरी कैटेगरी किसमें आती है, अदर देन NFSA, दैट इज़ APL, मतलब उनको भी मिलता है। अब जैसे हम देखते हैं, जैसे मान लो सरकारी जो फेयर प्राइस शॉप होते हैं, डिपो होते हैं, वहाँ पे चीनी है, तो चीनी सभी को मिलती है। ऐसा नहीं है कुछ में बोलते कि ये सिर्फ पुअर के लिए, गरीब के लिए या अंत्योदय के लिए, सभी के लिए है। तो बड़ी सारी ऐसी सरकार की डिस्ट्रीब्यूशन होती है जो सबको मिलती है ना। तो ये दो तरह की कैटेगरी बना रखी है। और अब इसमें जो मेन फोकस की जाता है टारगेटेड पब्लिक सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन। तो टारगेटेड मतलब क्या है कि जो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हमने टारगेट करना है, जिन तक ये पहुंचना ही चाहिए। अब हिमाचल में क्या है, अगर देखो, अगर आप नेशनल लेवल पर देखते हो, आपको FCI है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो FCI क्या करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदती है ना। FCI किस पे खरीदेगी, MSP पे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदेगी। और उसके बाद किसको बेचेगी, स्टेट्स को। अब स्टेट के पास कौन सी इस तरह से जो काम करने वाली जो बॉडी है, वो है स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन। तो किसके पास जाएगा, स्टेट HP, स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन, इसके पास जाएगा। अब जो ये इसको किस रेट पे मिलेगा, ये इसको बोलेगा हम सेंट्रली इशूड प्राइस, सेंट्रली इशूड प्राइस। अब ये किसको करेगा कि बेचेगी, जिसको हम बोलते हैं क्या, फेयर प्राइस शॉप्स। और फेयर प्राइस शॉप में क्या बोलते हैं उसको, एंड प्राइस, एंड प्राइस। तो अब देखो, स्टेट के अंदर जो भी इसको इकट्ठा करती है, चाहे स्टेट से खरीद के और ज़्यादातर सेंटर से लेके, जो भी प्रोक्योरमेंट करती है, तो जिसका प्रोक्योरमेंट करने का काम है
और प्रोक्योरमेंट करने के बाद उन डिपुओं तक, उन फेयर प्राइस शॉप तक ले जाने वाला जो काम है यहाँ पे, जो एक नोडल एजेंसी है वो है स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन है यहाँ पे, स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन। तो ये सारे काम करती है यहाँ पे। तो अपने आप एक ऐसा समझ लीजिए कि सरकार की कंपनी है ये, है ना। तो ये सरकार ये बेचती भी है सामान, इवन प्रॉफिट कमाती है कई बारी, और पैसा बाहर मार्केट में भी लगाती है। तो ऐसे बड़े सारे काम करती है। और कई बारी स्टेट सरकार इसके जो जैसे मान लो कोई सामान देना है तो ये स्टेट सरकार के बिल भी बनाती है उसके, कि आपने इतना का सामान खरीदा था गरीबों को देने के लिए, मुझे वो पैसा दे दो। तो अपने आप में एक ऐसा समझ लो सरकार की दुकान है ये, जो खरीदती भी और आगे भी पकड़ा देती है। तो ये काम करते हैं यहाँ पे, क्लियर है जी बात। तो यही क्या चलाती है यहाँ पे, चाहे कोई सब्सिडी रेट पे मेडिसिन देनी है, सीमेंट देना है, और राशन तो हो ही गया, है ना, ये दाल चावल ये सब कुछ प्रोवाइड करती है, सारा काम करती है ये। तो एक तो कई बार इसका भी पूछ लेते हैं, इसका फंक्शन पूछो और ये क्या करती है और ये क्या चीज़ है। तो ये मेंस के लिए भी आपने याद रखना है। तो अब देखो, HP स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन इज़ द सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी, सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी फॉर ऑल कंट्रोल्ड एंड नॉन कंट्रोल्ड। अब देखो, कंट्रोल्ड एंड नॉन कंट्रोल्ड दोनों के लिए काम करते हैं। कंट्रोल्ड में क्या आएगा, जैसे मान लो गैस हो गया, डीजल, जैसे मिट्टी का तेल, पेट्रोल, ये सारे किस्म आते हैं कंट्रोल्ड में, क्योंकि इनको जिसको जो ये बेचने वाले होते हैं ना, उनको स्पेशलिस्ट की एजेंसी लेनी पड़ती है। जैसे मान लो अपने पेट्रोल पंप ऐसा थोड़ी कि कहीं भी जाके मैं अपना पेट्रोल बेचना स्टार्ट कर दूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक लाइसेंस मिलेगा तो ही बेच पाऊँगा मैं इसको। तो वो आते हैं कंट्रोल कैटेगरी में। और दूसरे आते हैं अनकंट्रोल्ड में, वो क्या आता है, जैसे व्हीट, राइस, वो तो कोई भी बेच लेगा, दुकान खोल लो, बेचना स्टार्ट कर दो। तो इन दोनों को जो ये सरकार की तरफ से दिए जाते हैं और लाए जाते हैं, तो कंट्रोल अनकंट्रोल के लिए दोनों के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। द कॉर्पोरेशन इज प्रोक्योरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग, तो याद रखना दोनों काम, प्रोक्योर कर रही है और डिस्ट्रीब्यूट कर रही है फूड ग्रेन एंड अदर एसेंशियल कमोडिटीज, फूड ग्रेन एंड अदर एसेंशियल कमोडिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो इसके तहत क्या कर देती है, आगे दे देती है। तो अब और क्या करेगी, देखो ये फूड सिक्योरिटी इन ट्राइबल एरिया। तो ट्राइबल एरिया में क्या एसेंशियल कमोडिटी देती है, या पेट्रोलियम प्रोडक्ट देती है, केरोसिन ऑयल देती है, LPG, ट्राइबल एरिया सारे काम ये करती है यहाँ पे। और इसके खुद के स्टोर होते हैं, जैसे होलसेल गोडाउन्स है, रिटेल शॉप्स है, अपना स्टोर है। अपना स्टोर है, देखो ना, जैसे कई बारी बस स्टैंड के साथ होता है बड़ा स्टोर, हिमाचल में बड़ा चला हुआ है कंसेप्ट, बस स्टैंड के साथ होता है। और गैस एजेंसी है, पेट्रोल पंप आ गया, मेडिकल शॉप होगी। तो ये जितने ये वाला ना, ये वाले ये अपना स्टोर, गैस एजेंसी, पेट्रोल, मेडिसिन, ये सारी किस्म आती है कंट्रोल कैटेगरी में। और इन एडिशन टू द प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन कंट्रोल कमोडिटी, इसमें क्या है कि शुगर, पल्सेस, राइस, आटा, चावल सब आएगा इसमें। मनरेगा के लिए सीमेंट वगैरह, मनरेगा होता है ना, मनरेगा में सीमेंट भी देना पड़ता है, तो सरकारी सीमेंट आता है, तो सरकार देती है। तो ये भी जो सरकार की तरफ से आता है, तो समझ लो सारा ये आ रहा है। और उसके बाद सरकारी स्कूलों में जो मिड डे मील के लिए जो खाना जाता है ना, ये भी सारा इसमें होता है। अब उसके बाद गवर्नमेंट सप्लाई, हिमाचल प्रदेश स्टेट सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज मैनेजिंग एंड प्रोक्योरिंग द सप्लाई ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करती है, सीमेंट देती है ना। तो ये सारे काम जो भी सरकारी तरफ से आता है। तो जो मनरेगा के लिए सीमेंट सप्लाई, ये सब हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। और डिविडेंड, जो इसको मतलब कहीं पैसा लगा दिया, वहाँ से आगे इसके बाद डिविडेंड, और ये सरकार की हेल्प भी करती है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 को शायद इंप्लीमेंट करने वाला पहली स्टेट कौन सी बनी है, हिमाचल, जिसमें कि बड़े सस्ते में, अगर देखो ना गांव में दालें मिलती है, बड़े सारे चावल, आटा सब मिलता है वहाँ से। तो वो सारा कुछ है यहाँ पे 2013 वाला ये इम्प्लीमेंट हो गया था। तो इसके अब गोडाउन्स है इसके सरकार के, कई बार ये क्वेश्चन बन जाता है प्री के लिए। तो 3 गोडाउन्स है। तो ये मेगावाट, ये मीट्रिक टन वाला छोड़ देना, एक नेरवा में है डिस्ट्रिक्ट शिमला, एक सिद्धपुर सरकारी ये कांगड़ा में है, और एक है राजगढ़। तो ऐसे ये क्वेश्चन बन जाते हैं प्रीलिम्स के लिए। तो नेरवा, सिद्धपुर एंड राजगढ़, नेरवा, सिद्धपुर एंड राजगढ़। अब लास्ट है इसका, इसके भी इस पर भी क्वेश्चन आ रखा है, सेल यार्ड। अब सेल यार्ड क्या है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड।
अब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का समझ लो एक छोटी सी दुकान खोल रखी है इन्होंने, है ना, थोड़ा प्रोड्यूस भी कर देते हैं वहाँ पे। तो जो भी सरकार को स्टील चाहिए होता है तो यहाँ से दिया जाता है। तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं किसी दुकान से खरीद लेगी। तो सरकारी जो भी ऑफिस है, सरकारी जो भी कारोबार चल रहे होंगे, वहाँ के लिए जो जाएगा वो कहाँ से जाएगा, सेल यार्ड से। तो ये सेल यार्ड का क्वेश्चन ही पूछा है कि कहाँ पे है ये, तो ये भट्टाकुपड़ शिमला में है। तो सेल यार्ड एट भट्टाकुपड़ शिमला फॉर द सप्लाई ऑफ क्वालिटी स्टील टू वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉर्पोरेशन एंड अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। तो वहाँ जाता है सेल यार्ड से। तो ये आपका चैप्टर क्लोज।